पिछले क्लास में चल रहे थे हम लोग उसको धन का बहिर्गमन। चलिए उसको हम लोग लास्ट कर लें और फिर हम लोग आगे आज गांधी युग शुरू करेंगे। नीचे लिखिए धन के बहिर्गमन में लिख लीजिए ब्रिटिश शासन को 3 चरणों में बांटते हैं। ब्रिटिश शासन को 3 चरणों में बांटते हैं। पहला नंबर लिख लिखिए वाणिज्यवादी चरण। पहला वाणिज्यवादी चरण ब्रैकेट में 1757-1813 डैश लिख दीजिए। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ की प्राप्ति और भारत में अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए इस काल में कंपनी द्वारा भारत में किए गए दोहन के लिए धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया। चलिए नीचे दूसरा नंबर लिख दीजिए औद्योगिक पूंजीवादी चरण। ब्रैकेट में 1813-57 1813 से 57 डैश तक लिख दीजिए। 1813 में चाय और चीनी को छोड़कर मैंने चीन से बिजनेस सिर्फ वही करेगा। चाय और चीन को छोड़कर बाकी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नीचे डैश देखिए 1833 में भारत का दरवाजा इंग्लैंड के व्यापारियों के लिए पूर्णतः खोल दिया गया। भारत का दरवाजा इंग्लैंड के व्यापारियों के लिए पूर्णतः खोल दिया गया। नीचे डैश देखिए इंग्लैंड के वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत के अधिक से अधिक भाग पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। नीचे डैश देखिए भारत में कृषि को इंग्लैंड के कच्चे पदार्थ के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। चलिए नीचे तीसरा नंबर लिख दीजिए उपनिवेशवादी चरण 1858 से 1947 डैश तक लिख दीजिए। इस चरण में ब्रिटिश पूंजीपति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी का निवेश कर अधिक से अधिक लाभ कमाए। चलिए ध्यान दीजिए
इसमें एक बार तेजी में समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। हमने बताया कि वाणिज्यवादी चरण का मतलब क्या है, बिजनेस वाला चरण। इस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया, बहुत सारी कंपनियां हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही प्रयास कर रही है कि सभी को हटा के सिर्फ मेरा अधिकार हो जाए। दूसरा, इस समय प्लासी का युद्ध हुआ है और बक्सर का युद्ध हुआ है। उसके बाद उन लोग भारत से जितने भी सामान है, पैसा है, वो सभी सीधा सीधा कहां भेज रहे हैं, इंग्लैंड। और इन्हीं पैसा से इंग्लैंड में एक क्रांति हुई जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। इस चरण में ही औद्योगिक क्रांति होगी। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में सामान बहुत बनने लगे। अब इसीलिए दूसरा है औद्योगिक पूंजीवादी चरण। अब उनको चाहिए था प्रोडक्ट ज्यादा भारत में खपाना, तो इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली डलहौजी सब यही चीज चाह रहा है कि डायरेक्ट नियंत्रण हो, चाहे जैसे हो, अधीनता स्वीकार करो, जो करो, लेकिन भारत के अधिक से अधिक भाग पर मेरा नियंत्रण चले। इसी समय आपको बताया था रेलवे, डाक, टेलीफोन सभी सेवा प्रारंभ किया गया, याद है सबको। इसी समय आपको बताया गया कि इनका जो मेन उद्देश्य रहा, भारतीय समाज में भी पुनरुत्थान इस तरह से करें कि हमारा प्रोडक्ट बिक सके। और इसीलिए इस समय सामाजिक कार्य भी इनके द्वारा सबसे ज्यादा किया गया। पूछा जाए अंग्रेजों के द्वारा सबसे अधिक सामाजिक कार्य किस चरण में किया गया, औद्योगिक पूंजीवादी चरण में। इसमें सबसे ज्यादा वो सामाजिक कार्य को किए। और ये 1857 के बाद 58 अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। इसमें 13 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कम किया गया, 33 में कंप्लीट खत्म कर दिया गया। और इससे भारत का बाजार पूरे सभी वस्तुओं के लिए खुल गया। दो काम मेन हुए। जब सब के लिए खुल गए तो यहाँ पर भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए, जिसको उद्योगों का हम लोग कहते हैं हस्तशिल्प उद्योग का नाश हुआ और यह निरौद्योगीकरण के नाम से जाना गया। पूछा जाए भारत में निरौद्योगीकरण, तो कहना ब्रिटिश नीतियों से भारतीय उद्योग भारत में जो बंद हुए उसको निरौद्योगीकरण कहे और ये औद्योगिक पूंजीवादी चरण में संभव हो पाया। यहीं पर हमने आपको बताया कि अंग्रेज भारत के भूमि का प्रयोग किस तरह से करना चाह रहे थे। उनके इंग्लैंड के कच्चे पदार्थ के लिए देखो, मुगल बादशाह ने तंबाकू लगवाया, तो वो कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं है। ये नहीं समझना कि खेती में हम नकदी फसल लगाते तो वाणिज्यीकरण होता। वाणिज्यीकरण एक शब्द है जो कहा गया कि अंग्रेज मुगल बादशाह अकबर ने परमिशन दिया कि तंबाकू खेती करो। किस लिए? कि वो तंबाकू पुर्तगाल का रॉ मटेरियल होगा, नहीं इंडिया में ही कुछ यूज होगा। इन लोगों ने जो चाय रोपवाया, कहवा रोपवाया, रबर रोपवाया, किस लिए? सिर्फ एक काम के लिए कि भारत के जो हमारा भूमि है उसमें नील लगवाएंगे, जो लगवाएंगे उसका प्रोडक्ट का उपयोग हम कहां करेंगे, इंग्लैंड के कच्चे पदार्थ के रूप में करेंगे। इसको कृषि का वाणिज्यीकरण कहा। और देखो तुमसे क्वेश्चन देगा, गहरे लेवल का क्वेश्चन पर ध्यान दो, कोई ठिकाना नहीं रहता। गहराई लेवल का क्वेश्चन देगा, कृषि का वाणिज्यीकरण है चॉइस ए, खेतों में खाद्यान्न फसल के स्थान पर नकदी फसल लगाना। तो ऐसा नहीं है, खाद्यान्न की जगह नकदी फसल कोई अगर लगा रहे हैं तो मुगल बादशाह के समय लगा, मध्यकाल में भी लगा, आलू लगाए गए, तो ये सब जो है इसको नहीं कहेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण हो। अंग्रेज भारत की भूमि का प्रयोग अपने कच्चे पदार्थ के रूप में जब कर रहे हैं और उसके लिए यहाँ जो फसल लगवा रहे हैं उसको कृषि का वाणिज्यीकरण का। अब आपसे पूछा जाए कृषि का वाणिज्यीकरण हो, उद्योगों का निरुद्योगीकरण हो, किस चरण का सब दिन है? औद्योगिक पूंजीवाद का दिन। और इस समय हम लोगों को ध्यान रखना है 1857 विद्रोह के बाद भारत का बाजार अब शांत है। अब इंग्लैंड के पूंजीपति एक ही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक भारत में पूंजी का निवेश करिए, सूद के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लीजिए। और उसी क्रम में हम लोगों का समान आंदोलन और सब प्रक्रिया चला। अब इसमें हम लोगों को एक दो बात और सीखना है, जो कि आपको हेडिंग दिलाए हैं धन का बहिर्गमन, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है। धन के बहिर्गमन पे मेंस में 3 दिन का क्लास लगता है, 4 दिन का क्लास अलग से लगता है केवल रैयत वाली महलवारी पर। जो मेन ऑप्शनल है तुम लोग को समझो कि केवल उसी पर क्लास चल रहा है तो चल रहा है, डेली उसी पर आता है। लेकिन तुम लोग को पीटी में जो मेन फैक्ट है केवल उतना ही की आवश्यकता है, इसलिए पूरे को कम किया। इसमें 2 व्यक्ति का नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति पिछले दिन समझाए, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868। इन्होंने पहली बार धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। इसी में आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली बार राष्ट्रीय गीत कहा गया, कब गाया गया याद है? 1896 में। ध्यान दीजिए, 1896 में आपको याद होगा कि पहली बार कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी, याद है ना सबको? तो ये रहीमतुल्लाह सयानी के समय किया गया और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में आर्थिक जो दोहन है उस बात को स्वीकार भी किया गया। उसके बाद फिर उस पर चर्चाएं की। तो अगर स्वीकार और चर्चा होगा तो 2 बात है, स्वीकार की बात होगी तो 96 ही है, चर्चा की बात होगी तो उसके बाद वाला ईयर। और इसीलिए 99 वहां चर्चा की बात है। यहाँ पे कहा जाए कि बताओ इनके धन के बहिर्गमन को कब स्वीकार किया गया, तो 1896, दोनों एक ईयर में है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। दूसरा नंबर, आपको पिछले क्लास में याद होगा एक व्यक्ति रमेश चंद्र दत्त की बात किए थे, और रमेश चंद्र दत्त में आपको बताया इनके पुस्तक का नाम इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में इन्होंने 2 चीज में अंतर बताया। भारतीय राजा जो टैक्स लगाते हैं उसकी तुलना क्या की? सूर्य की तरह है जो पानी को सोख के भारत में ही वर्षा कराते हैं, लेकिन अंग्रेज इस पानी को सोख के इंग्लैंड में वर्षा कराते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने यही धन के बहिर्गमन को अनिष्टों में सबसे अनिष्ट बताया। इस सबसे खराबों में सबसे खराब शर्म नहीं आता, बिना काम के पैसा ले जाता, अनिष्टों में अनिष्ट। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में किस घटना को अनिष्टों में अनिष्ट बताया? चॉइस है जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब लड़के तो वही सब सोचता है कि हाँ सही में कहा जाए महाराज। बी, इसमें कृषि का वाणिज्यीकरण। सी, धन का बहिर्गमन है। तो धन अभी सुन रहा था ना, से निकाल रहा है, नहीं तो वहां पे जब कांड घटना देगा तो लगेगा कि लगता है अनिष्टों में अनिष्ट वही सब। तो अब जल्दी से इन बातों को नोट कर लेंगे, उसके बाद सेक्शन को कंप्लीट गांधी पेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नीचे लिख दीजिए, अस्तार लगा के रास्ते के सर्वप्रथम 1868 में, सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में, जो किताब का नाम है उसको इन्वर्टेड कॉमा रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में धन के बहिर्गमन को बताया, धन के बहिर्गमन को बताया, धन के बहिर्गमन को बताया। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। नीचे डैश लिख दीजिए, डबल स्टार लगा के। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन की घटना को, दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन की घटना को, धन के बहिर्गमन की घटना को अनिष्टों में अनिष्ट बताया, धन के बहिर्गमन की घटना को अनिष्टों में अनिष्ट बताया, अनिष्टों में अनिष्ट बताया, अनिष्टों में अनिष्ट बताया।
नीचे डैश लिख दो। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारतीय राजा द्वारा लिए जाने वाले कर और ब्रिटिश द्वारा लिए जाने वाले कर में अंतर स्पष्ट किया। क्या अंतर बताया तो क्लियर रहेगा सबका। चलिए अब हम लोगों को वहां 5-6 लाइन छोड़ दीजिए और नीचे हेडिंग दीजिए जहां से मेन अब हीरो की एंट्री हो रही है, महात्मा गांधी। पूरे गांधी का पेज हम लोग को आज और कल बढ़िया से सीखना है और तब गांधी कंप्लीट होने के बाद गवर्नर जनरल वायसराय मेन कोर्स सेक्शन रहेगा। उसके बाद मॉडर्न में फिर समझो कि प्लान निकल जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल वायसराय फिर कोई क्रांतिकारी आंदोलन, फिर थोड़ी बहुत मतलब फिर बहुत ज्यादा लोड नहीं है, फिर 1-2 क्लास में खत्म है आपका। हेडिंग दो महात्मा गांधी, हेडिंग दे दीजिए महात्मा गांधी। चलिए खूब बढ़िया से महात्मा गांधी को सभी लोग सुनेंगे आज के क्लास पर, खूब बढ़िया से ध्यान दें और चाहेंगे कि गांधी आपका तुरंत एकदम क्लियर होते जाए। सुनो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी के बारे में हम लोग देखें, हम लोग वैसे शख्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके बारे में दुनिया आश्चर्य से भरा हुआ। कारण है हर कोई व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर जगह अधिकार किया गया अंग्रेजों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा, मतलब यूरोपीय देशों के द्वारा, सब जगह आंदोलनकारी एक ही काम किए, मारो मारो मारो। गांधी एक अपने कहे कि भूखे रहो, उल्टी प्रक्रिया, मारो नहीं, स्वयं को कष्ट दो, उसके हृदय में परिवर्तन करो, उसका ऐसा मन बनवाओ कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचे। और ये बड़ा उल्टा थ्योरी थी और इस उल्टे थ्योरी में गांधी क्या है इनके बारे में व्यक्तित्व को समझे। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में होता है। इनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे। दीवान का मतलब तो समझ रहे हो, पैसा के रखने के हेड, और इसी कारण जब दीवान है तो पैसे कौड़ी की नहीं कोई दिक्कत नहीं। और इनकी माता कौन है? पुतलीबाई। एक करमचंद गांधी के चौथे पत्नी थे, तो करमचंद गांधी के चौथे पत्नी है पुतलीबाई, और उसमें बहुपत्नी विवाह है तो तीसरा चौथा आश्चर्य की बात नहीं है, और संतान छठा और सातवां आश्चर्य की बात नहीं। अब इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुतलीबाई जो देख रहे हैं उसमें आपके अब इसमें पत्नी इनकी कौन है? कस्तूरबा बाई या कस्तूरबा गांधी, और इनकी शादी कितने वर्ष में है? 13 वर्ष। 13 वर्ष में इनका विवाह हुआ। अब 13 वर्ष की अवस्था में ही विवाह होने का मतलब ये भी आश्चर्य नहीं, उस समय बाल विवाह, तो बाल विवाह के कारण इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हो गया और इनके 4 बेटे हैं। 19 साल में ही पिता बन गए। तो ध्यान दीजिए, 19 वर्ष में गांधी पिता बन गए और 4 बेटे में 2 का एक तरह का टाइटल है और 2 का एक तरह का टाइटल है, और इसलिए पूरे याद हो जाएगा हरिलाल मणिलाल, रामदास देवदास, तो 2 में दास और 2 में लाल। तो अब ध्यान दीजिए, तो हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। नाम गांधी जी के कितने बेटे हैं? 4, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। देवदास चौथे बेटे का ही विवाह किए थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बेटी से, और इसीलिए तुमको ध्यान रखना है कि गांधी जी के समधी हुए जो स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल जो पढ़ते हो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वो गांधी जी के समधी, और उस समधी में पूछा जाएगा कि बताओ कौन बेटा से उनका शादी, तो कौन है? देवदास। तो देवदास से शादी है किनका? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बेटी का। तो एक बहुत सामान्य परिचय आपको सीधा सीधा हमें लगता है कि बिल्कुल क्लियर है। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में जन्म, करमचंद गांधी पिता दीवान, पुतलीबाई उनकी माता, पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी। कितने साल में विवाह? 13 साल। 4 बेटा, पहली बार पिता कितने साल में? 19। चारों बेटा का नाम है, 2 लाल है, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, चारों बेटा भी क्लियर। अब गांधी के पढ़ाई की बात हम लोग चले तो गांधी में अब ध्यान से समझिए, गांधी के अब विभिन्न नामों को पहले देख लो फिर इनकी पढ़ाई की बात चले। देखिए, गांधी के बचपन का नाम है मेन्यो, इनको मेन्यो लोग कहते थे बचपन में, और पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पहले नाम में पिता का नाम भी ऐड होता, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हो गया। इन्हें महात्मा कौन कहे? रविंद्रनाथ टैगोर, चंपारण सत्याग्रह में हम लोग पढ़े थे, इनको महात्मा की उपाधि मिला। बापू कौन कहे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता से संबोधन कौन किए? सुभाष चंद्र बोस जब रंगून में थे 1944 में द्वितीय विश्व के लास्ट होते तो वहां के रेडियो संबोधन में इन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता हम पहुंचने वाले हैं अंडमान निकोबार और भारत पर अधिकार करेंगे, तो राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस है। नेकेड फकीर, अर्धनग्न फकीर, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, आप पढ़ोगे पहला गोलमेज सम्मेलन में ये नहीं गए। जब नहीं गए तो इंग्लैंड के कई लोग सोचे आखिर कौन व्यक्ति है भाई, कैसा व्यक्ति है, सुने इंग्लैंड भी पढ़ा है, अब उसमें इंग्लैंड में पढ़ा है कौन व्यक्ति है जिसका इंतजार है, तो दूसरे में जब गए तो देखे कि एकदम एक धोती जैसा पहने हुए थोड़ा सा बड़े हुए, तो कहा कौन? यही गांधी है, तो नेकेड फकीर, नंगा फकीर लग रहा। और एक 2 व्यक्ति वहां पे कहने वाले हैं, फ्रैंक मोरिस और चर्चिल, दोनों ने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनको नेकेड फकीर कहा। तो फ्रैंक मोरिस और चर्चिल। 1 मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन, ये कहानी प्रसंग जब तुम सुनोगे जिस समय भारत विभाजन की बात चलेगी, जिस समय जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनवा देगा, हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे प्रारंभ हो जाएंगे, कोई नेता निकलना बाहर बंद कर देगा कि बाहर मत निकलो, हिंदू अगर है तो मुस्लिम लोग मार देगा, मुस्लिम नेता है तो हिंदू लोग मार देगा, चारों तरफ दंगा फसाद फैला हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन सोच रहा है कि अब क्या होगा, तो एक सिंगल व्यक्ति है गांधी जो सब जगह उस दंगे में भी जा रहा है, चाहे हिंदू बस्ती हो चाहे मुस्लिम बस्ती हो, और सबको समझा रहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहा कि बस हम देख लिए भारत में 1 मैन बाउंड्री फोर्स, बाउंड्री में एक फोर्स है वो है गांधी, तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स। एक आजादी के समय में भारत विभाजन के सीन में लॉर्ड माउंटबेटन इनको बोला है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको मलंग बाबा कहता है। मलंग बाबा पूछा जाए, मलंग का मतलब होता है धुन के पक्के। इसमें भी जो लड़के एकदम सोच रहे हो रिजल्ट देंगे और एकदम पढ़ने में लगे हुए हैं, तो उनका साथी उनको कह सकते हैं कि एकदम मलंग बाबा बने हुए हैं। मलंग बाबा का मतलब धुन में पक्का, जो धुन बना लिए वो करना है। और गांधी के बारे में यही खान अब्दुल गफ्फार का कहे कि अगर बना लिया धुन की होगा तो होगा, ये उपवास ऐसा विधि लगाएंगे, कर ही के छोड़े, ये मलंग बाबा। तो मलंग बाबा का मतलब क्या हुआ? धुन के पक्के। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए और लोगों की सेवा सत्कार करने लगे, तो दक्षिण अफ्रीका में कई लोग कहे बैरिस्टर का मतलब हाई फाई स्टैंडर्ड, उस समय सबसे अच्छा पद पर बैरिस्टर वकालत होते थे। उस समय के लिए लोग बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, वकालत की तैयारी करते। वकालत सबसे ज्यादा उस समय फेमस था, और वकालत का मतलब बढ़िया सूट पैंट कोट में रहना, और ये साधारण रहते थे। दूसरी बार जब दक्षिण अफ्रीका लौटे थे इतने सिंपल रहे, लोगों का काम करने लगे कि लोग कहे कि कुली बैरिस्टर है, बैरिस्टर में कुली है, समान है बैरिस्टर लेकिन कुली बैरिस्टर, तो कुली बैरिस्टर इनको कहा गया दक्षिण अफ्रीका। और भर्ती करने वाला सार्जेंट इनको कहा गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ये आए तो अंग्रेजों का साथ इतना बढ़िया से दिए कि सब लोग कहे कि तो भर्ती करने वाला सार्जेंट, इसका ड्यूटी है कि भारतीयों को अंग्रेजी सेना में बहाल कर दो, ये अंग्रेज के लिए ही काम करते हैं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। तो गांधी के विभिन्न नाम में एक बार तेजी में सुने, आपसे पूछे बचपन का नाम नहीं क्यों, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा कौन कहे, रविंद्रनाथ टैगोर, बापू जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, ऑर्डर नगर फकीर तो फ्रैंक मोरिस और चर्चिल, वन मैन बाउंड्री फोर्स तो लॉर्ड माउंटबेटन, मलंग बाबा, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दक्षिण अफ्रीका में कुली बैरिस्टर और भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको कहा गया। तो हम समझते हैं हटाने के बाद भी बता सकते हो, जल्दी बताइए, इसमें अब 2-3 पूछ लें आपसे, बिल्कुल तेजी में बताओ। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, और नग्न फकीर 2 है चर्चिल और फ्रैंक मोरिस। अगला नंबर जल्दी से एक बता दो, इसमें बहुत ही अच्छा आपसे पूछा जाए, मलंग बाबा, हाँ बहुत ही बढ़िया। अगला नंबर एक और एकदम हल्का आपसे पूछ दें कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा कौन कहे, हाँ महात्मा कौन कहे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब इसमें गांधी पर सुन लें, गांधी के विभिन्न नामों को आपने देखा, अब गांधी के एजुकेशन की बात चले, शिक्षा से भी इनकी पूरी बात बढ़िया से सुनिए, ध्यान दो, सभी बच्चों को एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया से समझना है। गांधी जी शुरुआत में राजकोट से मैट्रिक पास हुए, राजकोट में अल्फ्रेड हाई स्कूल, हमसे पूछा जाए कि गांधी जी अपना प्राथमिक शिक्षा कहां से पूरा किए, अल्फ्रेड हाई स्कूल कहां, राजकोट। उसके बाद वहां से एक उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामल दास कॉलेज भावनगर में गए। तो हाँ दोनों ही गुजरात में है, और गुजरात में राजकोट और भावनगर से ये स्टडी किए, प्राथमिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल और हायर एजुकेशन सामल दास कॉलेज। जैसे आप लोग अपना 10वां तक एक स्कूल में रहे, फिर इंटर बीए से अलग हो, इन्होंने भी उसी तरह से अल्फ्रेड हाई स्कूल से हाई स्कूल की डिग्री, सामल दास कॉलेज से फिर आगे की डिग्री ली। जब ये 18 साल के हो गए तब इनका 1887 में स्नातक यही सामल दास कॉलेज से पूरा हो। यानी आपसे पूछा जाए गांधी जी की स्नातक डिग्री कितने साल में पूरे हुए, 18 साल, 18 साल में बीए पास हो। आजकल के बच्चे को कम से कम भी लगता है तो 19 साल, उस समय 18 साल में पूरे किया। आजकल 14 से नीचे कोई मैट्रिक नहीं कर सकता, कम से कम 15-16 हो सकता है, तो 14 में मैट्रिक करेगा तो 2 साल इंटर, 16 3 साल ग्रेजुएशन, तो 19, ये 18 साल में ग्रेजुएशन पूरा किए हुए हैं। 1687 ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद तभी पिता बनते हैं, एक बच्चे इनका जन्म हुए, और इसमें 19 साल की अवस्था में पिता के इनका संतान जन्म हुआ। और मेन इनके शादी का उद्देश्य एक ही था, इनके पिता चाहते थे कि हम अपने बेटे को लंदन भेजें, दीवान थे करमचंद गांधी, और चाहते थे लंदन भेजे, लेकिन उस समय एक ही होते थे, जो लंदन पढ़ने जाता था उधर से एक लंदन वाली को लेके आते थे, या लंदन में ही शादी विवाह कर लेते थे। इधर की सोसाइटी और उधर की सोसाइटी में आसमान जमीन का अंतर। अब जो लड़का अपना एकदम बंद जीवन इंडिया वाला देख रहा है, यहाँ की महिलाएं पर्दा में है, यहाँ की महिलाएं का अलग नियम, बहुत टाइट रेस्ट्रिक्ट नियम था, लंदन में एकदम अचानक खुलापन, उस समय भी दोनों के सिस्टम में अंतर। तो प्रायः जो पढ़ने जाते थे वो लंदन में, उनके पिता ने यही देखा कि उनके भी कई दोस्त के बेटे लंदन गए, सब एक ही काम किया, शराब पीने सबको आदत हो गया, क्योंकि लंदन ठंडा क्षेत्र था तो वहां शराब मैक्सिमम लोग पीते, मांसाहारी भोजन जो नहीं भी इधर कर रहे हो करते, और शादी विवाह वहां भी करके वो अलग दुनिया में रह के फिर यहाँ आते, एडजस्ट नहीं करते। पिता ने गांधी को समझाया कि देखो तुम्हारा विवाह हम इसीलिए किए, एक संतान भी अब तुम्हारा हो गया, तो अब हम चाहते हैं कि तुम लंदन जाओ तो पहले कुछ शपथ लो, प्रतिज्ञा करो कि लंदन जाने के बाद भी तुम कभी शराब का सेवन नहीं करो, मांस मछली का सेवन नहीं करो, और लंदन में रह के भी कहीं दूसरे लड़कियों से विवाह नहीं करोगे, अपने पत्नी के लिए तुम वफादार रहोगे। गांधी अपना कहे कि लंदन जाने के पूर्व पिता इतनी बात बोले और हम हर चीज को स्वीकार किए, और यही कारण लंदन रह के भी शायद कोई लड़का था जो शराब नहीं पीता था और मैं उसको हाथ नहीं लगाया, अपने पिता के वचन को याद करता और रुक जाता कि नहीं हम वचन देके आए। वहां लोग अवसर तो देते लेकिन रुक जाते कि हमें हाथ नहीं लगाना है। तो देखिए गांधी लंदन भी जाकर के भारतीय बने रह गए, ये बहुत बड़ी बात। और 19 वर्ष की अवस्था में ये लंदन गए हैं, और लंदन में 1888 में लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कितना साल की, 3 साल, अब 88 में गए हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में 88 से 89 ये 1 साल नाच गान डांस सीखे। गांधी भी लंदन गए हैं तो पूरे बढ़िया से वहां रहे, तो वहां एडमिशन लिए और वहां गान और डांस भी बड़ा जबरदस्त लंदन वाला सीखे। उसके बाद तब ये ध्यान दीजिए 88-89 पूरा वहां किए, और तब 89-90-91 ये 3 साल के बैरिस्टर की पढ़ाई। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए एक इनर टेंपल पूरा एक सिस्टम है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, उस समय वहां नाम उसका इनर टेंपल, और यही इनर टेंपल में 88 से 91 के बीच यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन 1 साल ड्रामा आर्ट डांस ये सीखे, और बाकी इनर टेंपल से वकालत की डिग्री ली। वकालत की डिग्री उस समय जिनका बेटा लंदन जाता, आज भी किन्हीं का बेटा लंदन जाएगा तो गांव जवान में सब लोग जाने किनका बेटा लंदन गया है आज के डेट। उस समय तो लंदन जाने वाले गिने चुने बहुत अमीर के बेटे होते थे, और इसीलिए उस समय भी लोग सुनते थे कि वकालत में गया, बड़ा लोग प्रसन्न होते थे कि लंदन से बहुत अच्छा सीख के आया। और गांधी जी 1891 में भारत वापस आ गए। तो देखिए एजुकेशन से एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका, गांधी जी की शिक्षा कहां पूरी हुई, एक बार क्वेश्चन आया, तो आपको सभी सिस्टम ध्यान रखना है। प्राथमिक कहां, अल्फ्रेड हाई स्कूल, हायर सामल दास कॉलेज, 19 साल में लंदन गए, लंदन में एक किसकी डिग्री लिए, बैरिस्टर की डिग्री, बैरिस्टर बने, वकालत, लॉ किए, और लॉ करने के बाद नियम कानून पढ़ने के बाद ये 3 साल तक वहां रहने के बाद 1891 में भारत वापस आ गए। अब भारत आने के बाद इन्हीं का जो है गुजरात में कई अमीर अमीर लोग व्यापारी थे जो दूसरे दूसरे देश में रहते थे, उसी में एक महत्वपूर्ण व्यापारी है अब्दुल्ला। और ये जो दादा अब्दुल्ला देख रहे हो ये दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, और अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका में थे, तो व्यापारी है दक्षिण अफ्रीका में, नियम बड़ा टाइट। दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड का एक ऐसा देश था जहां गोरे और काले की कॉलोनी तक अलग थी। इंडिया में वैसा नहीं हो पाया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सोच लो इस जमीन पहले ही लिखा रहता था कि ओनली गोरे लोगों के लिए, इसमें कोई काला लोग नहीं खरीद सकता, खरीदा भी है तो उसको पीट के भगा दिया जाएगा कि तुम अपना कॉलोनी में जाओ। दोनों की कॉलोनी अलग होते थे, दोनों की बोगी डिपार्टमेंट अलग, होटल अलग, छुआछूत काले गोरे के बीच अंतिम रूप से दक्षिण अफ्रीका में फैला। और वहां दादा अब्दुल्ला पर कई केस थे, बिजनेसमैन थे, कई केस थे। अब वो देखे बड़े बिजनेसमैन है कि इतना केस जो लड़ेंगे, तो ऐसा करते हैं नया नया ट्रेंड लोग को रखते हैं। उसमें गांधी का नाम सुने, गुजरात से ही वो भी थे, गांधी भी गुजरात से हैं, तो बाबा अब्दुल्ला कहे कि भाई इनको दादा अब्दुल्ला की जितना टिकट लगे इसको यहीं बुलाते हैं, यही हमारा केस की लड़ेगा, लंदन से पढ़ के आया है, हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखो गांधी एज ए क्लाइंट के रूप में दादा अब्दुल्ला के टिकट से ये भारत से कहां जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका के इनके सफर को हम लोग सुनते हैं, और दक्षिण अफ्रीका के सफर में हम लोग पहले देख लें कैसे कैसे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में क्या हालचाल है, और तब इसके बाद हम लोग देखें। सुनो, अब दक्षिण अफ्रीका में इनका दादा अब्दुल्ला रहते थे प्रिटोरियम, और बंदरगाह डरबन था। तो सबसे पहले गुजरात से डरबन पहुंचे, और ये दक्षिण अफ्रीका में ये डरबन पहुंचे किनके लिए, दादा अब्दुल्ला के लिए। 24 वर्ष की अवस्था में 1893 पढ़ के कब आए,
1891 में दक्षिण अफ्रीका चल दी और दक्षिण अफ्रीका में बंदरगाह का नाम क्या है? डरबन बंदरगाह पर पहुंच गए। वहां से ट्रेन थी, इनको जाना कहां था? प्रिटोरियो में। और प्रिटोरियो के लिए ट्रेन पकड़े। दादा अब्दुल्ला इनके लिए फर्स्ट क्लास बोगी का टिकट प्रदान किए। भाई वकील है, लंदन पढ़ा है, तो बढ़िया से लाए, जो लेटेस्ट सुविधा है वो दिया। और फर्स्ट क्लास बोगी में ही जा रहे थे। 7 जून 1893 की बात। जून में दक्षिण अफ्रीका और भारत में उल्टा रहता है। अगर जून भारत में गर्म है तो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ठंडा हो। बात समझो, दोनों रिवर्स है। क्योंकि भारत से कर्क रेखा है तो दक्षिण अफ्रीका के बीच से वहां मकर रेखा, और इसीलिए कर्क के पास सूर्य होगा तो मकर में ठंड होगी। तो इस समय 7 जून 1893 कड़ाके की ठंड, और कड़ाके की ठंड में रात के 2 बज रहे हैं। ट्रेन अपनी अच्छी गति से चल रही है, फर्स्ट क्लास बोगी में सोए हुए हैं और जा रहे हैं कहां? डरबन से प्रिटोरियो। और उसी बीच 2 बजे रात में उठते हैं। तो उठे, उसके पहले चादर तान के आराम से सोए हुए, ठंड का समय। जब उठे तो बाकी बोगी में भी कुछ लोग देखा तो उसमें एक अंग्रेज है, एलिस, और एलिस अंग्रेज इनको देखते ही पूरा उखड़ गया। क्यों? तो उस बोगी में सभी व्हाइट मैन ही थे, ये ब्लैक मैन में केवल गांधी थे। और इसी कारण से एक अंग्रेज ने गांधी को, पीटर मारित्जर स्टेशन है, और पीटर मारित्जर स्टेशन पे गांधी को कहा कि उतरो, यहां नहीं चढ़ना है, तुम्हारे लिए काले आदमी को फर्स्ट क्लास बोगी में दक्षिण अफ्रीका अलाउ नहीं है, पीछे वाली बोगी में, थर्ड क्लास बोगी में बैठ। गांधी वहीं पर अपनी सविनय अवज्ञा शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब विनय कर रहे हैं बढ़िया से, अवज्ञा मैंने बात नहीं मानना। गांधी अपना टिकट निकाले, दिखाए, कहे देखो इस बोगी में चलने के लिए मेरे पास टिकट है, मैं ऐसी नहीं, हम टिकट लेके इस बोगी में। तो उसने सीधा एक ही चीज कहा कि उतरते हो कि नहीं? गांधी ने कहा कि नहीं, तुमको ज्यादा तकलीफ है तो हमको उतार दो, लेकिन उतरेंगे नहीं। और इसी स्टेशन पर ठंड के समय 2 बजे रात में गांधी के सब सामान को नीचे फेंक दिया और गांधी को भी टांग के नीचे फेंक दिया। देखिए, ये गांधी को दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते ही कैसा स्वागत किया गया। अभी लक्ष्य पर, मंजिल पर भी नहीं पहुंचे हैं कि देख रहे हो पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पर इनको उतार दिया गया। इस स्टेशन का नाम आज दक्षिण अफ्रीका में गांधी के नाम से स्टेशन किया गया। तो सोचिए, दक्षिण अफ्रीका में वहां की सरकार ने इस स्टेशन का नाम गांधी के नाम से किया। अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी रात में 2 बजे वेटिंग रूम में है, और वेटिंग रूम में उनके पास अब उतरने के बाद 2 ऑप्शन था, थर्ड क्लास बोगी में चले जाए या फर्स्ट क्लास बोगी से ही जाए। तो अब उस बोगी में तो चढ़ने नहीं दिया। तो गांधी दृढ़ निश्चय थे, वो कहे कि अगली ट्रेन से ही जाएंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास बोगी से जाएंगे। इस ट्रेन में अब नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं है, ठंड में ही वहीं रात में वेटिंग रूम में रहे और अगली ट्रेन से स्टेशन पहुंच गए। लेकिन पहले ही दिन इनको समझ में आ गया कि दक्षिण अफ्रीका में केवल दादा अब्दुल्ला का केस नहीं लड़ेंगे, इन लोग का भी दिमाग सही करेंगे जो गोरे काले का इतना भेदभाव रखता है। और देखिए, दक्षिण अफ्रीका में अभी दूसरे डिजाइन में चल दी है। और 1893 में पहुंचने के बाद 94 में गांधी जी वहां एक पार्टी बना रहे हैं, नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी, नेटाल राज्य का नाम। और यही नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी, भारत में कांग्रेस पार्टी 1885 में बना हुआ। गांधी जी यहां से देख के गए थे, और फिर गांधी जी पहुंचते कब है? 93 में, और यहां 94 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी बनाया। अब कई बार नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी पूछे तो समझना गांधी कहां बना रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में। अब ध्यान दीजिए, दादा अब्दुल्ला का केस लड़े, केस में भी उनको बहुत नतीजा हुआ। तो केस लड़ने भी गए तो पगड़ी बांध के गए, भारत का एकदम गमछी वाला पगड़ी बांध के गए। वहां के जज बोला कि क्या पगड़ी बांधा है, अपने को श्रेष्ठ समझा, पगड़ी उतार के बहस करो। गांधी उस पर भी प्ली दिए कि हमारी परंपरागत चीज है, ये पगड़ी मेरा शान है, और ये आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, हमारी परंपरा का संकेत है, हम नहीं उतार सकते। जज को कहा गया कि अच्छा ठीक है, परंपरा है तो ठीक है, शुरू करो, उतारे नहीं, अब बस। गांधी सोचिए, वहां भी जज से भी भिड़े हुए। और तब गांधी वहां पे अब 1894 में, 93 में पहुंचे हैं, 94 में पहुंचा, 95 में केस करे, और 96 में ये भारत आए। 96 में फिर भारत आए, और भारत की सोच क्या रहे हैं कि अब सब परिवार बाल बच्चे जाएंगे, पत्नी को भी लेते जाएंगे। इसके पहले बिना पत्नी अभी तो केस लड़ने गए थे, देखे कि नहीं बढ़िया है, वहां रह सकते हैं, तो अब सब परिवार विद फैमिली जाएंगे, पत्नी बेटे को भी वहीं रखेंगे, और दक्षिण अफ्रीका में ही हम वहां के भारतीयों के लिए, गोरे कालों के भेदभाव हटाने के लिए वहीं काम करेंगे। और देखिए, भारत आए, राजकोट में रहे, और वहीं गोपाल कृष्ण गोखले से, बाल गंगाधर तिलक से, फिरोज शाह मेहता से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, बदरुद्दीन तैयब जी से, सब भारतीय नेता से 96 में इनकी मुलाकात हुई। स्टेशन पर उतारने वाली घटना वहां के अखबारों में भी छपा था, क्योंकि गांधी लंदन पढ़े हुए हैं, तो कोई भी घटना होगी तो उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। ये सब लोग वहां के किए जाने वाले भेदभाव को सब बहुत अच्छा चर्चा किए। गोखले गांधी को एकदम चार्ज किए कि एकदम बड़, गांधी ने कहा कि हमारे राजनीतिक गुरु गोखले रहे, कारण वही समझाए कि बहुत बढ़िया, एकदम सही, और तुम एकदम सही डिसीजन लिया कि उसी ट्रेन के थर्ड क्लास बोगी में नहीं चढ़ा, चढ़ जाता तो पेपर नहीं आता। जान के वेटिंग रूम में रह करके वहां के मीडिया वाला को बुला करके खबर देकर के तब ट्रेन से गए कि देखो ये हमारे साथ हुआ है, हमें भारतीय मेरे साथ अन्याय हुआ। अब ये चीज जो देख रहे हैं, अब 1896 आने के बाद दिसंबर 1896 में ही विद फैमिली जा रहे हैं। क्रूलैंड एक जहाज है, उसी जहाज से फिर वही कहां उतर रहे? डरबन में। और डरबन में जैसे ही उतरे तो वहां पर भारतीय नेता से कुछ बात किए, तो उन बातों में कई बात ऐसा भी निकाले जो ऑफिशियल था, और अखबारों में जगह दिया कि वहां को हम सही कर देंगे, गोरे काले को ठीक करेंगे। अब ऐसा न्यूज निकला कि दक्षिण अफ्रीका के एक लेख में गांधी के खिलाफ निकला कि गोरे लोग कोई खराब समझ। तो जैसे ही वहां विद फैमिली उतरे, वैसे ही गांधी पर लोग घेर करके टमाटर और ये जूते चप्पल ये सब ऐसा आक्रमण किया कि गांधी बाल बाल बचे। देखो 96 में उन पर बहुत भयंकर हमला होती है, और पहला बार परिवार के साथ गए तो देखो एक्सपीरियंस कैसा। परिवार सोचे कि जा रहे हैं विदेश रहेंगे, और वहां पहुंचते ही इन पर जानलेवा हमला हो गया। और जब जानलेवा हमला गांधी पर हो गया तो गांधी के पक्ष में वहां की जो गवर्नमेंट है, भाई कि अब गांधी को कुछ हो जाएगा तो देश की बदनामी होगी, तो गांधी को प्रोटेक्शन दिया, बचाया, घायल हो गए, लेकिन वहां की पुलिस केस करती और कहीं गांधी से पहचानिए, कई लोग को अरेस्ट किए, और आप चाहते हैं इन सभी को सजा हो। गांधी ने कहा कि सभी को माफ कर दीजिए, ये सभी हमारी बातों को नहीं ठीक से समझे, इसीलिए हमला किया, सभी निर्दोष है, विचारों के कारण हमला है, और जिस दिन मुझे अच्छा से समझेंगे इन्हें खुद पछतावा होगी और इन्हें लगेगा कि मुझे सजा मिल गया, और इसीलिए हमें कोई केस नहीं लड़ना है। गांधी उन सभी को माफ किए। इस खबर को भी दक्षिण अफ्रीका में बहुत प्रमुखता से दिया गया कि इतना जानलेवा हमला करने वाले को भी गांधी ने माफ किया। तो देखिए, गांधी 1896 में पहुंचने के बाद कितना बढ़िया से मारपीट वाले को भी माफी दे दिए। और इस समय 1899 में ही बोर युद्ध होता है। बोर वहां के लिए जो लड़ाई है वो अंग्रेज के ही पक्ष में है, और इस लड़ाई में गांधी लोग इनके साथ हैं, भेदभाव वाले के साथ हैं, तो इनको बोर पदक भी मिलता है। और फिर 1899 तक आते आते गांधी दक्षिण अफ्रीका में खूब फेमस हो। फिर गांधी को लगा कि भारत चलना चाहिए, कितना दिन और है, 2 साल 3 साल, फिर लगा कि भारत आएंगे, लेकिन और दक्षिण अफ्रीका के लोग पकड़ लिया कि आपको जाने नहीं देंगे, आप रहते हैं तो हम लोग का मिजाज टाइट, और आप चले जाइएगा तो फिर हम लोग को सुनापन लगेगा। तो गांधी ने वचन दिया कि जब जरूरत होगी हमारा एड्रेस घर का लिखिए, आप तार भेज दीजिएगा, चिट्ठी भेज दीजिएगा, हम जब जरूरत होगी आपके तार पाएंगे तो हम आ जाएंगे। तब लोग कहे कि तब ठीक है जाइए, पूरे परिवार लेके 1901 में गांधी पुनः भारत आ गए।
1899 तक सब काम किए हैं, 1900 ईस्वी में अच्छा नाम कमाए, 1901 में विद फैमिली भारत ये कर के आए हैं कि अगर कभी आवश्यकता होगी आप लोग याद कीजिएगा तो हम फिर से आ जाएंगे। और यही 1901 में कुछ समय के लिए कलकत्ता के कांग्रेस सभा में भाग लिए और 1901 में जो है भाग लेने के बाद अब गांधी की स्थिति को समझना है। गांधी अब भारत आ गए हैं तो भारतीय नेता के संपर्क में बदल गए। अब जब वो जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका एकदम बदल चुके हैं। कारण वकील का मतलब पहले कोट पैंट एकदम बहुत भयंकर ड्रेस में रहते, अब भारत आकर के उनके अंदर साधारण व्यक्ति जैसा रहने का गुण सब ट्रिंग ब्रिंग वाला खत्म हो, गांधी एकदम कंप्लीट चेंज हो गए। और अब इनको एक चिट्ठी आती है और इस चिट्ठी के बारे में समझो। इसमें अब चिट्ठी आती है कि यहां पर एक व्यक्ति फिर हेड बन रहे हैं और आप जल्दी से आ जाइए। और वो व्यक्ति का जो नाम है वो यही है। जब वो व्यक्ति का नाम आता है तो गांधी देखते हैं कि भाई चिट्ठी आ गई तो फिर पहुंचते हैं और अब भारतीयों के सहयोग से दो आश्रम बनवाते हैं। एक आश्रम का नाम क्या है? फिनिक्स आश्रम। ये गांधी का पहला आश्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। गांधी ने पहला आश्रम कौन बनवाया? साबरमती भी देगा तो भारत में साबरमती है, भारत शब्द नहीं लिखेगा तो फिनिक्स आश्रम। ये फिनिक्स आश्रम कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है, नेटाल में। नेटाल प्रांत में ही उन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया और फिनिक्स आश्रम में भारतीयों को रहने के लिए पूरी व्यवस्था सब चीज थी। बाद में फिनिक्स आश्रम में जो भारतीय रह रहे थे उन लड़कों को एक बार देखे नशा पूरा करना, पूरा नाच गान, माने भारतीय संस्कृति की धज्जी उड़ाते देखे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि हम जो कॉलोनी बसाए हैं फिनिक्स कॉलोनी, इसमें भारतीय लोग अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ा रहे। तो उन्होंने फिर एक जर्मन के सहयोग से टॉलस्टॉय फॉर्म बनवाया और ये कहा था जोहान्सबर्ग में। तो दो मेन आश्रम इनका दोनों दक्षिण अफ्रीका में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब गांधी को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि गांधी के लिए मेन तब था ट्रांसवाल सरकार एक नियम लाया, जो भारतीय 8 साल से ऊपर है उनका एक बनेगा परिचय पत्र, सभी उंगलियों का निशान लिया जाएगा और हर समय वो परिचय पत्र पैकेट में रहना चाहिए। अगर पैकेट में नहीं रहा, रोड पर जा रहे हो, होगा कि निकालो आई कार्ड, आई कार्ड नहीं है जेल भेज दिया जाएगा। विदेश के कोई आदमी हो, तुम विदेशी हो, वैसे कैसे मस्ती में घूम सकते हो? उस समय वीजा पासपोर्ट तो बनते नहीं थे। तो हम तुम्हारे लिए परिचय पत्र चाहते हैं और यही जो लाया कि 8 वर्ष से ऊपर के सब व्यक्ति का एक रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीयन होगा। गांधी पहली बार उसके पहले निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द को ही उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक शब्द है सत्याग्रह। देखो दो शब्द है, पहला नंबर एक चल रहा था निष्क्रिय प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध, ऐसा विरोध जिसमें दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है हमसे, तो हुआ कि उसमें गुरनाएंगे लेकिन निष्क्रिय, बिना बोले, कुछ कहना नहीं। क्यों? दुश्मन बहुत ताकतवर है, मसल देख, कुचल देख। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर दुश्मन बहुत ताकतवर है तब भी हम निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। दुश्मन को समझाएंगे कि हम सत्य के मार्ग पर हैं और सत्याग्रही वही है जो डरता नहीं, बात बता करके और बैठ जाएगा कि होना चाहिए, नहीं कीजिएगा तो हम प्राण निकाल देंगे, आमरण अनशन करेंगे। उसके हृदय में परिवर्तन करना है और हो सकता है कि हमारा प्राण निकल जाए तब भी नहीं झुकना है। सत्याग्रही झुकते नहीं है। सत्याग्रह एक बहुत बड़ा टर्म है, सत्य के लिए आग्रह। तो अगर तुम सत्य पर हो तो डरना क्या? और गांधी कहते हैं कि अब अगर हमारा दुश्मन बहुत मजबूत है तो हम निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द यूज नहीं करेंगे। कौन सा शब्द यूज करेंगे? सत्याग्रह शब्द यूज करेंगे। और गांधी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग यही किया। गांधी सभी लोगों को जुटाए और सब लोग को जुटाने के बाद दो चीज खेल किए। इस समय जनरल अस्मस्टस जो देख रहे हो, इससे बैठक भी किए। शुरुआत में कहा ठीक है, पंजीकरण स्वेच्छा से करवाइए, आप लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे। गांधी को कुछ दिन के लिए जेल भी हुआ, निकले, फिर जबरदस्ती करना शुरू किया। अगर गांधी सब को लेकर और कहे कि जितना के परिचय पत्र बना है बाहर निकाला, कहे सब रखिए एक जगह, रखा और कहे आग लगा। किसी के पास परिचय पत्र नहीं रहेगा तो कितना को जेल में रखेगा? अरे बदमाशी तब होगा जब 10 लोग रखेगा, 1 लोग नहीं रखेगा तो जेल भेजेगा। जितना के बना है वो निकाले, नहीं निकाला तो बगल में चेक कीजिए, जबरदस्ती निकाल के रखिए और सबका परिचय पत्र जला दीजिए। और ये इतना भयंकर जब काम किए, गांधी को फिर जेल हुआ। दक्षिण अफ्रीका में 4 बार जेल भी गए और गांधी जेल से पुस्तक भी लिखेंगे, जो बात हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। और पुनः गिरफ्तार होकर 1 महीना के लिए जेल है। फरवरी 1909 में फिर जेल है 3 महीना के लिए। तो मिला जुला के 6 महीना का शिफ्टिंग इनको केवल हो गया इसी में पंजीकरण। दूसरा, इसी समय एक और घटना घटती है। अब 1909 के बाद घटना है कि गांधी के लिए सबसे टफ था, भारतीय लोग जो वहां रह रहे थे उनके लिए अब क्या कहा गया शब्द दक्षिण अफ्रीका से कि जो व्यक्ति ईसाई विधि से विवाह नहीं करता उनका विवाह नाजायज है और जितने उनके संतान हैं नाजायज संतान है, उनका कोई हिस्सा उस्सा नहीं हो। मतलब फेरा वाला और पंडित जी वाला सब पूजा को नहीं मान, ईसाई वाला, यीशु के पास जैसे लोग होता है ईसाई धर्म का विवाह, उससे विवाह करना तुम्हारा आवश्यक। गांधी फिर में आ गए कि हम लोग कोई ईसाई हैं, हम तुम्हारी विधि से क्यों विवाह करें और भारतीय कोई नाजायज लोग कैसे होंगे? हम लोग अपने स्तर से सब सही है, तुम्हारा कानून गड़बड़ है। और गांधी फिर दक्षिण अफ्रीका में देखो फॉर्म में आए। और इस फॉर्म में अब सबसे जबरदस्त बात है कि गांधी 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्षिण अफ्रीका के, गोखले भी दक्षिण अफ्रीका के, वो चेला मेरा रह रहा है, बड़ा नाम कमा रहा है, उनके राजनीतिक गुरु। और उसी समय ईसाई विधि से विवाह वाली जो बात चली तो गांधी जी महिला पुरुष सबको बुला के वही ग्रेट मार्च किए, पूरा पैदल यात्रा। और वहां के सरकार को झुकना पड़ा कि ठीक है भाई चलो, तुम लोग जब कह रहा है तो भारतीयों के लिए स्पेशल नियम है, ईसाई विधि से नहीं करके अपना विधि से करेगा तभी जाए। गांधी वही अपनी सब बात को मनवाए और यही 1913 तक कमाल किए। गए कब थे? 93 में, रहे कब तक? 14, 21 साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गुजारे। अब सोचो, दक्षिण अफ्रीका को गांधी ने अपनी पूरी जवानी दी, भारत को तो बुढ़ापा दिया। बात समझिए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, हाँ इसमें अब इंपॉर्टेंट क्या है, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से जिन बातों को सीखा, उन्होंने जिन बातों को समझा, उसका अनुप्रयोग उन्होंने भारत में किया। और गांधी जी, यही डेट है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और 9 जनवरी इसीलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गांधी का भारत आगमन कब है? 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस। अब यहां से भारत में गांधी को हम लोग डिटेल चले, पहले इतनी बात को हम लोग नोट कर लेंगे। बोला जाए, कस के बोलिए, आवाज नहीं सुनने का बोल रहा है। सत्याग्रह, अच्छा आगे बुक 1 2 3 जो है ना, स्टीव वगैरह बुक की बात आएंगे तो सत्याग्रह अहिंसा सब बात चलेंगे। और मेंस में आओगे तो सब फिर बहुत डिटेल आएगा। सत्याग्रह पर लिखने के लिए तुमको 2 पन्ना आएगा, उसमें रस्किन उसके सबका नाम लिखना पड़ेगा ना। तो अभी सत्याग्रह शब्द जो थोड़ा सा है ना, उसमें सत्याग्रह पर 3 घंटा का लेक्चर चलेगा। मेंस में सत्याग्रह पूरे पढ़ना है गांधी का तुमको। चलिए, तो अब इसमें ध्यान दीजिए। अब गांधी पर हम लोग जो चलेंगे, पहले अब एक एक करके बात इतना लिखते चले, नीचे लिख दीजिए महात्मा गांधी। इतनी बात तो एकदम क्लियर है गांधी का। अब हम लोग भारत में उनको देखेंगे। आज के क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं कि गांधी का भारत में हम लोग बेसिक करते हुए असहयोग तक देख लें। आज असहयोग तक देख लेंगे, अगले दिन बिहार में असहयोग, फिर सबने भारत छोड़ो और अगले दिन कल खत्म करेंगे गांधी। तो कल आपका दिन हो जाएगा। परसों गवर्नर जनरल वायसराय और परसों के क्लास में हिस्ट्री मॉडर्न लगभग खत्म, और मॉडर्न खत्म हो जाएगा तो इतना ही समय दूसरे विषय पर जैसे देंगे 2-3 दिन तो आपका सिलेबस टाइम पे चला जाएगा। हम लोग परसों
उसमें एक रणनीति बना लेंगे, आपसे देख लेंगे कहां क्या बच रहा है और हमें कितना समय लगेगा, हम उसी के अनुसार आपका रूटीन बना लेंगे 27 31 और नॉन स्टॉप क्लासेस चलेगा आपका। बीपीएससी भी एकदम तैयार है और इसलिए हम तो पहले ही जान रहे थे, इसलिए मोर्चा धरे, क्योंकि अगर रहता थोड़ा सा भी डेट आएगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को कई लोगों को सोच चलता है ना कि हम ऐसा परीक्षा ले इतना जल्दी जल्दी ले कि हमको कोई अवार्ड मिले कि बीपीएससी के कैलेंडर को सबसे दुरुस्त करने वाले धरती पर वही, बाकी किसी पीसीएस में नहीं है। तो जिनको ये पागल बनाना सोच चलता है ना, तो उसमें कुछ उपाय नहीं है, परीक्षा एकदम ऑन टाइम होता है। और इसलिए हमको शुरुआत में लगा कि 1 महीना समय मिल जाए, लेकिन चलो जो हो जाएगा बढ़िया, कितना दिन मिलेगा तो बातें यही रहेगी। ऐसा नहीं कि तुम बीपीएससी का साल भर बाद परीक्षा होगा तो तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, साल भर बाद कहेगा तो हम भी इतना ही निश्चिंत साल भर के लायक हो जाएंगे और तुम भी साल भर के लायक निश्चिंत हो जाएगा कि साल भर बाद चलो फिर अंतिम में यही करना पड़े। इतना हम लोग लास्ट में जो पढ़े लंबे लंबे क्लास, नुकसान है इतना चीजों को पचाना थोड़ा मुश्किल। फायदा है कि अंतिम में एक बार जो सुना हुआ है ज्यादा याद रहेगा, परीक्षा में स्ट्राइक ज्यादा करे। कोई चीज का नुकसान फायदा दोनों होता है ना। लास्ट मोमेंट में जो तुम्हारा सुना हुआ है, इसमें मीडियम रेंज का क्वेश्चन अगर है, हल्के रेंज का क्वेश्चन है, तो इधर पढ़ना ही लाभदायक हमारे लिए ज्यादा हो जाए, तो वो तुम्हारा स्ट्राइक करेगा कि हाँ एकदम ताजा ताजा सुना हुआ सीधे मारे। और बाकी तो हम लोग विशेष चर्चाएं करेंगे। 12 को आप लोग का परीक्षा होगा, परीक्षा इसमें शिफ्ट भी आपका थोड़ा सा चेंज है, कितना से कितना 12 से 2, तो 6 बजे से या 7 बजे से रखेंगे वो यूट्यूब पर पूरा डिस्कशन, और वो डिस्कशन में हम लोग पूरा एक बार देख लेंगे। इस बार नेगेटिव मार्क्स के साथ परीक्षा है, तो परीक्षा पूर्व हम लोग रणनीति भी समझ लेंगे क्या करना चाहिए। और तब जिन बच्चों का पीटी क्वालीफाई पे है तो उन लोगों के लिए 2 दिन का आराम देंगे, 12 के बाद 13 14 15 से फिर इसी तरह के धुआंधार पे लगना हो, बस समझिए। फिर वो टाइम नहीं देने जा रहा, वो फिर जस्ट 2 महीना का समय देगा। क्या कब है 12 महीना है, तो हाँ तो चलिए इसमें फरवरी के बाद फरवरी मिलेगा, इस समय मार्च अप्रैल, बस 2 महीना, वही तो कह रहे 2 महीना का समय होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 2 महीना में जीएस तैयार खूब बढ़िया से हो सकता है निबंध के साथ। हाँ ऑप्शनल नहीं हो सकता, पिछले बार ऑप्शनल बहुत बड़ा सिलेबस भी इससे और ज्यादा हो जाता है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न नॉवल लंबा समझो और लिखो, व्यवहारिक संभव नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शनल को केवल ऑब्जेक्टिव है तो संभव है। और इसलिए इस बार 2 महीना वो तुम्हारा जिन बच्चों का पीटी निकल रहा है उन लोग को मान के चलना है कि इस बार चाहते हैं कि तुम बीपीएससी अधिकारी बनो, मौका नहीं छोड़ना, क्योंकि साधारण घटना नहीं है। पीटी पास का मतलब थोड़ा जोर लगा दोगे तो आम से खास हो जाओगे, लोग तुम्हें देवता की तरह देखने लगे, तुम्हारी उम्र और परिवार की उम्र बढ़ जाएंगे। तुम चाहोगे तो पिता का उम्र 10 साल बढ़ा सकते हो, माता का उम्र 10 साल बढ़ा सकते हो। वो जैसे सुनेंगे बीपीएससी पास है तो कोई रोग भी है तो वैसे ही एंटीबायोटिक का काम करेगा, तुम्हारा रिजल्ट ही एंटीबायोटिक है उनके लिए। तो मामूली चीज नहीं समझो, तुम अपने परिवार के खुशियों को 4 चांद लगा सकते हो अपने कुछ दिनों के दुख से। तुम्हें तो बहुत मेहनत करना होगा, अनंत दुख का सामना करना होगा, 2 महीना एकदम भूला जाना होगा कि हम एक आदमी है। और भोजन और भोजन गैप जो करता है ना, हड्डी बचा लो 2 महीना में, बस हड्डी खाली है, बस पास ना हो रहे, हमसे मोटा ज्यादा हो जाए। पास के बाद फिर भोजन करने लगेगा टाइट, तो फिर मोटाना दुबलाना तो अपने हाथ का चीज, ये कौन बड़ी बात। तो इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। तो मेन है कि अब इधर से एडमिट कार्ड आप लोग का राइट टाइम मिलने जा रहा है, कितने तारीख 28, साफ चिट्ठी दे दिया गया कि कोई डाक से नहीं भेजा जाएगा, डाक भेजने में भी टाइम लगेगा, इसलिए चुपचाप निकालो, प्रिंट करो और तैयार हो जाओ। तो आपका ड्यूटी हो गया सरस्वती पूजा के दिन सोच लो कि हमें सरस्वती की आशीर्वाद दे कि रिजल्ट आए, और सिर्फ एक ही चीज से होगा, पढ़ाई का भूत सवार होना चाहिए। जैसे तुम एक बार विवेकानंद जी ने एक आदमी कहा कि हमारा नौकरी नहीं लग रहा, वो कहे कैसे पढ़ता था, पढ़ते तो है मेहनत करते हैं, तो कहे और कैसे पढ़े आप ही समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह सुबह स्नान करते हुए नदी में आना समझाएंगे। तुम सुबह सुबह गया उनके पास कि हमको समझाएंगे कैसे पढ़ना चाहिए, बड़ा खुश होकर गया कि हमको रूटीन बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए। विवेकानंद कहे कि हम भी स्नान करना, तुम भी आ जाओ, वो भी खुश होकर गया कि स्नान के बाद लगता है सिखाएंगे। जब पानी में कहे बढ़ते चलो इतना पहुंचे, तब विवेकानंद उसके धरे बाल को और डुबाए कस के, लगा उसको कि मारेंगे क्या, हमको प्राण निकालेंगे। अंदर डुबाए, थोड़ा देर रहे और फिर निकाल, फिर उसका बुलाया क्या कर रहे हैं स्वामी जी, फिर अंदर। उसको लगा कि रूटीन पूछ के गलती कर दी है, आज प्राण निकाल देंगे। 3 बार ऐसा करने के बाद तब उसको लगा कि हमको कर क्या रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने सीधा पूछा कि बताओ तुमको अंदर भेजते हैं तो क्या लगता है, तो कहा कि जी बेचैनी लगता है, कैसे सांस में, कहे बस जिस दिन यही बेचैनी आ जाएगा कैसे पढ़े उस दिन नौकरी हो जाएगी। ये बेचैनी चाहिए तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है ना, उस लेवल का होना चाहिए कि कैसे हम इसको पाले। और जिस बच्चे के अंदर बेचैनी आ जाएगी रिजल्ट हो गया, जब तक मस्ती चाल में हो तब तक नहीं है। बेचैनी लाओ, रूटीन बनाओ, कम पढ़ने में दिल लगता है, हर विषय का 1 घंटे का प्लान बनाओ। यहां से जाके हर घंटे सोचो कि हमको जाके पढ़ना है, 5 घंटे सिर्फ सोना है, बस सोना भी जरूरी, 5 घंटे बहुत, 12 घंटा सोएगा 12 घंटा सोना ना, नौकरी लग जाएगा संडे के दिन 18 घंटा सो लेना, कोई बात नहीं है, पहले कर लो ले, 5 घंटा पर्याप्त है। 5 घंटा से ज्यादा कोई बच्चा 6 घंटा से ज्यादा सो रहा है तो कुछ रोग कोई अर्जित कर रहा है, ये नहीं है कि आराम कर रहा है। आपको जितना आराम चाहिए उतना ही करोगे ना, उस लिमिट से ज्यादा भी करोगे तो भी रोग। तो इसलिए अपना सिस्टम रूटीन को टाइट कर लो और एकदम समझ लीजिए कि ऐसा पढ़ना है कि इस बार क्रैक करना है। तो हमारे इनसे ध्यान दीजिए, हमारे इनसे 31 आते आते कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद भी हम प्रयास करेंगे कि एक दिन आपका फुल लेंथ सुबह से 9-10 बजे से खिला पिला के बैठा देंगे, 10 से लेकर 4-5 बजे तक नॉन स्टॉप रहेंगे। फिजिक्स को एक बार बढ़िया से करेंगे, 10 में 10 बन जाएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, 10 में 10 बनेगा, एक ही दिन में बनेगा, तो उसको जबरदस्त करेंगे। और उसके बाद करंट अफेयर का जो दुख है वो भी तुम्हारा कम करेंगे, उस पर भी लगेगा। लेकिन सब कब, जब मेरा मेंटल लेवल लगते जाएगा कि नहीं लोग एकदम ठीक है इसी तरफ पढ़ रहा है, तो तुम लगेगा हमको कि नहीं एकदम ठीक है, तो अंतिम तक लगेगा कि नहीं, इतना के बाद भी इसको हमारे मेहनत का महत्व नहीं पता चल रहा है, तो बस मटिया के फिर छोड़ देंगे। फिर फॉर्मेलिटी जहां तक है खत्म, जब खत्म में कहा तो 31 को ही हो जाना। फिर उसके बाद नए सिस्टम पे हम भी एनर्जी लगाएंगे, खूब घुसियागा कि ना हम फिर मेन साहब क्या पढ़ेंगे, छोड़ दो, 1 साल घूमेगा, 2 साल लंबा कौन, नजदीक के टेंपू से जाने वाला सफर है, दिल्ली जाना, बिना एक्सप्रेस ट्रेन के नहीं जाओ, इसमें बैलगाड़ी से लटक के और टेंपू पर लटक के दिल्ली को पहुंच जाएगा। इसका सफर बहुत लंबा, घुसियागा 1 साल नहीं आओगे, 2 साल नहीं आओगे, तीसरा साल फिर याद आएगा ठीक है थे वजह ठीक था, फिर आएगा। तो हम तो कहीं कभी भी आएगा तो तुमको कहेंगे कि कहां भाग गया था, कि फिर मैं है तो थका गया, फिर आ गया, चलो ठीक है, जब आया जब जागा तब सब है, हम तो तुम्हारे साथ रहते। तो इसलिए इसमें हम लेकिन प्रयास करेंगे कि नहीं हमारी इनसे कोई कमी ना रहे। और इसलिए आपका जो है सारा सिस्टम जो है कोशिश हम कर रहे हैं कि 6 तारीख तक तुम्हारे साथ। हां मेडावल से पहले के राउंड में जैसे जो टाइम अभी मॉडर्न में दे रहा है 2 दिन से 3 दिन मेडावल देंगे खत्म, इसमें मेडावल खत्म हो जाएगा। हम बताएं कि मेडावल पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, इसमें ज्योग्राफी भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं रहेगा। हमारी इनसे 31 तारीख को हम कंप्लीट पूछ लेंगे कि और आंसर है नहीं, तब ही छोड़ेंगे। अब हमारे इन वाला पूरा खत्म रहेगा। 1 तारीख को फिर फिजिक्स इसलिए रख दिया कि फिजिक्स में कुछ सेक्शन लगता है बाकी, तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू से सब पढ़ा दे, फिर से लाइट हेड जितना है एक बार फिर रिवीजन कर देंगे, उतना कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। और तब 2 से लेके अच्छा आर्थिक समीक्षा कितने बजे के पास है, दोनों मालूम रखा है। हमारे देख रहे पिछले वर्ष वाला हमारे पास 20-21 वाला इधर नया रिसेंट लिया नहीं, पिछले बैच में जो लिया था वही वाला हमारे पास था। तुम लोग आर्थिक समीक्षा को बच्चा खरीदा है बिहार का, एक है इधर 22-23 है, कौन बिहार का कि भारत का, बिहार का, तो उसका जो है लेते आगे दिखा देना आपको कि इसमें करंट बिहार का भी अपडेट करेंगे, बाकी का भी अपडेट करेंगे। तो उसमें आपका क्लासेस रखेंगे ही हम 1 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो 1 बजे के पहले बाकी बैचेस बंद रहेगा, हमको 3-4 घंटा उसमें सबका जो क्रीम है वो निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ डिस्कशन करना होगा, उसके साथ लगेगा कि कैसे क्या किया, आपके दिमाग में माइंडसेट बैठ जाए। मेन करंट में इंपॉर्टेंट है याद कैसे, इसके लिए कुछ जो है मेहनत हमको भी करना होगा, तो उसमें कर लेंगे तो आपके लिए एकदम बैठ जाएगा। अब सब जहां बनेगा तो फिर हो जाएगा, उसको लेते आइएगा। दोनों फल को नहीं खरीदा है, तुम लोग खाली खाने पीने वाला लोग है, कब से जगा रहे हैं आर्थिक समीक्षा ले लो, आते हैं कहा है नहीं पैसा के खाएंगे तो देर में लगे, जो जरूरी है वो वाला लो, जो जरूरी किताब है उसको लेना है। तो खैर ध्यान दीजिए इसमें हर का है
हाँ ला दे, वो मार्केट में भी नहीं मिला, परीक्षा नजदीक आता है तो सब लोग खरीद लेता है, तुम्हारे सस्ता हो जाएगा। जिस समय परीक्षा नजदीक आएगा तो मार्केट हो जाएगा, जिस समय कुछ नहीं रहता है उस समय मार्केट में रहता है। वो आर्थिक समीक्षा किसी कोचिंग संस्थान वाला नहीं चाहिए, बिहार सरकार जो निकालती है बिहार आर्थिक समीक्षा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो वाला किताब अगर कहीं मिलता है किसी दुकान में तो तुम लोग लेते आएगा, हम लोग दे देंगे, उसका जो प्राइस है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इन बातों को फटाफट लिखिए। नीचे लिख दो महात्मा गांधी, नीचे लिखिए जन्म, हाँ जो नहीं दे रहा तो लोग फिर हम लोग से बात करेंगे कितने तारीख को, जो है 12 के बाद 13 14 बतिया लेंगे, फिर आगे का बैच में कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी करेंगे। यहाँ खास सेक्शन में दिक्कत होगा तो हमसे मिल लेंगे कि सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया स्पीड से, तुमको फ्री अलाउ कर दे। हम दुकान नहीं किए हैं, बात समझ रहा ना, तुमको किसी खास पार्टिकुलर सेक्शन, अरे तुम्हारे तरफ से सब चीज ठीक है ना, तो हमारे तरफ से अंतिम, हम कोई दुकान थोड़े करके बैठे हैं या बराबर इतना बराबर इतना, हम बड़ा दूसरे मिजाज के आदमी। हाँ अगर हमारे ऊपर लगेगा कुछ भावना में चोट है तो फिर उसमें कुछ नहीं सुनते, फिर ब्रिंग में फिर बताया तो मैं हाथ सोच लेंगे सब लोग या भागो, हमको टेंशन नहीं चाहिए, हमको टेंशन वाला मामला नहीं है। हाँ लगेगा कि सर फिर से एक बार पूरा पढ़ेंगे, तुम क्या लोगे, लगेगा कि ना सर मॉडर्न नहीं खाली एक बार 4 पूरा पढ़ेंगे तो अगला बैच में मॉडर्न होगा, मिल लेना अलाउ कर दिया जाएगा, कौन बड़ी बात, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम रिजल्ट दो, इसके लिए हम तो हमेशा प्रयास में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट। चलिए लिखिए इसमें जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। ऑनलाइन वाले के लिए कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन वाले में कोई उपाय नहीं है, उसके लिए ऑफलाइन नहीं हो सकता, ऑनलाइन वाले में कैसे कहा जाएगा पर्टिकुलर जो कैसे जुड़ पाएगा। चलिए जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, नीचे लिख दीजिए पिता, पिता करमचंद गांधी दीवान, वही राजकोट के, ये दीवान कहाँ के हैं, राजकोट के दीवान। नीचे लिख दीजिए माता पुतलीबाई, दीवान मैंने रुपया धन वाला, दीवानी सत्ता की दीवानी, पलासी से दीवान दीवान समझा रहे हैं। नीचे लिख दीजिए राजकोट में दीवान थे, वो पैसे पूरे एकत्रित रखने वाले। नीचे लिख दीजिए पत्नी कस्तूरबा गांधी, हाँ विवाह हुआ तो पुतली कस्तूरबा बाई से कस्तूरबा गांधी बन गए। आज कस्तूरबा विद्यालय कई खुले हुए हैं, इन्हीं के नाम पर देखो है कस्तूरबा गांधी, ब्रैकेट में लिख दीजिए 13 वर्ष में, कस्तूरबा गांधी ब्रैकेट में 13 वर्ष में, और 13 वर्ष कुछ महीना हुआ तो 14 कर दिए। नीचे लिख दीजिए 4 बेटे, 4 बेटे लिख दीजिए हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, हाँ सजाया हुआ है हरिलाल रामदास मणिलाल देवदास, सजा कहिए हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, रामदास देवदास। नीचे ब्रैकेट में कर दीजिए 19 वर्ष की अवस्था में पिता बने, 19 वर्ष की अवस्था में पिता बने, 19 वर्ष की अवस्था में पिता बने। एक बेटा ज्यादा पूछता है किनको, देवदास को, देवदास की कहानी समझ गया, नीचे डैश लिख दीजिए देवदास, देवदास का विवाह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पुत्री से हुआ, पुत्री का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देवदास ही अपने आप में सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी का बेटा है। देवदास का विवाह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पुत्री से हुआ, बस बाकी तो समझ गया होगा कि गांधी जी का संधि लगे, लिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए नीचे लिख दीजिए महात्मा गांधी के विभिन्न नाम, महात्मा गांधी के विभिन्न नाम, महात्मा गांधी के विभिन्न नाम। नीचे लिखो डैश देखिए बचपन का नाम मेन्यो, बचपन का नाम मेन्यो। नीचे लिखो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। नीचे लिख दीजिए महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नीचे लिख दीजिए बापू, बापू जवाहरलाल नेहरू, बापू जवाहरलाल नेहरू। नीचे लिखो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, ब्रैकेट में 1944, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। नीचे लिखिए अर्धनग्न फकीर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में समझाएंगे फ्रैंक मॉरिस कौन था, अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस कौन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आएगा। कॉमा चर्चिल, चर्चिल कौन है ये भी समझोगे इंग्लैंड में क्या है, फ्रैंक मॉरिस चर्चिल, अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस चर्चिल। नीचे लिख दीजिए वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, कब का सीन है, भारत विभाजन के समय, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। नीचे लिख दो मलंग बाबा, मलंग बने धुन के पक्का, मलंग बने धुन के पक्का, मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खां, मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खां। नीचे लिख दीजिए कुली बैरिस्टर, कुली बैरिस्टर, कुली बैरिस्टर बैस देखिए दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। नीचे लिख दीजिए भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट, बोलो कब कहा गया, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय। चलिए नीचे लिख दीजिए हेडिंग महात्मा गांधी की शिक्षा, उसमें एक लाइन छोड़ देना, कोई और उपाधि मिले तो उसमें डाल देना। नीचे लिख दीजिए महात्मा गांधी की शिक्षा, महात्मा गांधी की शिक्षा, राजकोट डैश देखिए अल्फ्रेड हाई स्कूल प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, अल्फ्रेड हाई स्कूल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। इसमें अल्फ्रेड हाई स्कूल अंडरलाइन कर लेना। नीचे लिख दीजिए भावनगर सामलदास कॉलेज उच्च शिक्षा, भावनगर सामलदास कॉलेज उच्च शिक्षा, भावनगर सामलदास कॉलेज उच्च शिक्षा। नीचे डैश दीजिए 18 वर्ष में 1887 में स्नातक पूरा, 18 वर्ष में 1887 में स्नातक पूरा, स्नातक पूरा। नीचे स्टार लगा डैश दीजिए 19 वर्ष में 1888 में 1888 में लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लंदन यूनिवर्सिटी ब्रैकेट में कर दो इनर टेंपल, उस समय नाम उसका इनर टेंपल है, लंदन यूनिवर्सिटी ब्रैकेट में इनर टेंपल, इनर टेंपल से बैरिस्टर की पढ़ाई, इनर टेंपल से बैरिस्टर की पढ़ाई, इनर टेंपल से बैरिस्टर की पढ़ाई। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए
1891 में भारत वापस, 1891 में भारत वापस, 91 में आए और 93 में कहां चल दिए? दक्षिण अफ्रीका। चलिए तो इसमें एक और लिख दीजिए छोटा सा हेडिंग, गांधी द्वारा रचित पुस्तक। कुछ पुस्तक का नाम हम लोग देख लेंगे। गांधी द्वारा रचित पुस्तक, गांधी द्वारा रचित पुस्तक, गांधी द्वारा रचित पुस्तक। सुनिए ध्यान से, एक नजर समझ लीजिए और तब हम लोग चलेंगे। गांधी जी का पहला किताब का नाम क्या है? लंदन गाइड। आपसे पूछा जाएगा गांधी जी ने एक लेखक के रूप में पहला पुस्तक कौन लिखा? लंदन गाइड। इंडियन फेनलाइजिंग एवं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की जो दुर्दशा है, इस पुस्तक को यहां लिखा। यही जेल गए थे तो इन्होंने किताब लिखा कौन? इंडियन ओपिनियन। ये भी कहां लिखा? दक्षिण अफ्रीका में। अनटू द लास्ट, ये रस्किन की पुस्तक है। रस्किन नाम क्या है? रस्किन। हाँ, अब रस्किन के बारे में और विचारकों के बारे में गांधी ने अहिंसा कहां से लिया, सत्याग्रह कहां से लिया, बाकी कहां है, ये बीपीएससी जब मेंस की तैयारी करोगे तो वहां पे इन सभी चीजों का ही डिटेल पढ़ना। गांधी पर मेंस में 15 घंटे का लेक्चर होगा। 15 घंटा जब गांधी को सुनोगे तब गांधी पर एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो इसलिए वहां पर तुम उस चीजों का डिटेल चलोगे। यहां पर तो केवल एक शब्द चल रहा है, वहां पूरे उसका डिटेल चलेगा। तो अनटू द लास्ट जो रस्किन की पुस्तक है, अब देखो इस सब किताबों में क्या लिखा गया, इनके विचारों को समझो। ये लोग कह रहा है कि धर्म भी बहुत खराब है, और भारत का तो और कहिए नहीं। धर्म का काम होना चाहिए कि अहिंसा को फैलाए, धर्म को कहना चाहिए कि हिंसा न करे। और जब हम भारत के महाभारत किताब देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि धर्म के लिए अपनों की हत्या करना पाप नहीं। अरे आखिर सिखा क्या रहे हो? हत्या ही तो सिखा रहे हो। धर्म की ड्यूटी यही है कि किसी की हत्या करना पाप नहीं, बैठ के प्रवचन दे। और फिर कोई व्यक्ति अगला बंटवारा के समय मालूम चला कि तब नैरेटिव टिपे हुए कहा क्या नैरेटिव दिए, धर्म के लिए कृष्ण भगवान ही हथियार उठा लिए थे, कृष्ण का नाम लेकर वो भी कुछ कर रहा है। तो ये सब बात जब लिखा तो गांधी बड़ा प्रभावित हुए सब पढ़कर, और गांधी इसीलिए इनका इस पुस्तक को गुजराती में एक नाम दिया सर्वोदय, और इस नाम से उन्होंने उसका अनुवाद किया। इस समय एक देखोगे यंग इंडिया, हरिजन, इस समय इनके मेन मैगजीन आएंगे, और यंग इटली रहेगा तो मेजनी, यंग इंडिया होगा तो महात्मा गांधी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इसका केवल नाम है, मेंस जब दोगे तो उनके गांधी के स्वराज पर पूरी बात लिखना होगा, और उसमें आएंगे कि गांधी ने जिस स्वराज की कल्पना किया वह उल्लेखित कहां है? उनके पुस्तक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की, कैसा स्वराज होना चाहिए, वो सब डिटेल मेंस का एक पार्ट हो जाता है। तो अभी 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी की पहली पुस्तक लंदन गाइड, दूसरा नंबर गांधी के स्वराज की बात किस पुस्तक में? हिंद स्वराज। गांधी ने अनटू द लास्ट जो पुस्तक है रस्किन का, उसका अनुवाद किस भाषा में किया? गुजराती भाषा में किया, और नाम क्या दिया? सर्वोदय। इंडियन ओपिनियन वहां के जेल से लिखे, और इसलिए दक्षिण अफ्रीका से दोनों किताब लिखा गया। तो जल्दी से लिख दीजिए महात्मा गांधी की पुस्तक, नीचे लिख दो लंदन गाइड। हाँ, ये भी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इन्हीं का पुस्तक है। लिख दीजिए लंदन गाइड डैश देखिए प्रथम पुस्तक, प्रथम पुस्तक। नीचे लिख दीजिए इंडियन फेनलाइसिस, इंडियन फेनलाइसिस, इंडियन फेनलाइसिस डैश देखिए दक्षिण अफ्रीका की दुर्दशा। मनीषा जी अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो फिर गांधी जी गीता क्यों रखते थे? अच्छी बात है। ये हमने किनकी बात कहा? रस्किन की बात कहा। गांधी से प्रभावित रहे तो गांधी का अहिंसा रस्किन की अहिंसा नहीं है, उन्होंने और उसको व्यवहारिक रूप दिया है। वो इससे प्रभावित है कि बात तो कह रहा है ठीक, लेकिन वो अपने डिजाइन से फिर डिफाइन किया उन चीजों को। इंडियन फेनलाइसिस, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा का उल्लेख। अगला नंबर लिख दीजिए इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में जेल में लिखे, दक्षिण अफ्रीका में जेल में लिखे। नीचे डैश लिख दीजिए गुजराती भाषा में सर्वोदय पुस्तक, गुजराती भाषा में सर्वोदय पुस्तक, सर्वोदय पुस्तक रस्किन द्वारा रचित, सर्वोदय पुस्तक रस्किन द्वारा रचित अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट का अनुवाद किए, अनटू द लास्ट का अनुवाद किए, अनटू द लास्ट का अनुवाद किए। नीचे लिख दीजिए यंग इंडिया, यंग इंडिया। नीचे हिंद स्वराज, इसमें सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और 2-3 लाइन और छोड़ देंगे इसमें। तो अब हम लोगों को देखना है गांधी जी कहां? दक्षिण अफ्रीका में। तो नीचे हेडिंग दे दो दक्षिण अफ्रीका में गांधी, नीचे हेडिंग दे दीजिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी। पहले दक्षिण अफ्रीका में गए हैं तो उसके बाद भारत आएंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी। चलिए ध्यान दे, जो मुख्य बेसिक है उन सभी चीज को करेंगे। नीचे लिख दीजिए 24 वर्ष की अवस्था में, 24 वर्ष की अवस्था में 1893 में, 24 वर्ष की अवस्था में 1893 में गुजरात के व्यापारी, गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए, जहां डरबन बंदरगाह पहुंचे। पहली बार कहां पहुंच रहे? डरबन में, जहां डरबन बंदरगाह पहुंचे, डरबन बंदरगाह पहुंचे। नीचे स्टार लगा के लिख देना 7 जून 1893, 7 जून 1893 डरबन से, डरबन से प्रिटोरियो, दक्षिण अफ्रीका का ही शहर है प्रिटोरियो, डरबन से प्रिटोरियो, प्रिटोरियो जाने के क्रम में, जाने के क्रम में पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पर, पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पर, पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पर, पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पर एलिस नामक अंग्रेज ने, एलिस नामक अंग्रेज ने इन्हें प्रथम क्लास के बोगी से नीचे उतारा, इन्हें प्रथम क्लास के बोगी से नीचे उतारा, इन्हें प्रथम क्लास के बोगी से नीचे उतारा, जहां वे पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए, जहां वे पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए, मैंने विनय किए और कहे कि हमको उतार दो, अपने से उतरेंगे नहीं, ये सविनय अवज्ञा, जहां वो पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए, पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए।
चलिए नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए, 1894 में गांधी नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। 1894 में गांधी नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। नीचे अभी सब बीच वाली घटना की बहुत जरूरत है नहीं इसमें। नीचे डैश लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 महत्वपूर्ण आश्रम बनाए। 2 महत्वपूर्ण आश्रम बनाए। पहला नंबर लिख दीजिए फिनिक्स आश्रम और दूसरा टॉलस्टॉय आश्रम। फिनिक्स कॉलोनी भी कहो, फिनिक्स फॉर्म भी कहो, सब एक ही है। हाँ, फिनिक्स आश्रम नेटाल में है और ये कहां है? जोहान्सबर्ग में। फिनिक्स आश्रम नेटाल है, टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। नीचे डैश लिख दीजिए, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग प्रारंभ किया। निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? जब दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत हो तो वहां पर प्रतिरोध होगा, लेकिन चुपचाप वाला निष्क्रिय, वो डाटा तो चुपचाप चल देना। लेकिन अब क्या है? सत्याग्रह। उसको समझाएंगे कि हम सत्य के मार्ग पर हैं, आप गलत हैं और मेरा प्राण निकाल लीजिए, हम डरने वाले नहीं। ये सत्याग्रह है, हम आपका नुकसान भी नहीं करें, लेकिन हम सत्य ही समझाएंगे आपको, आपका हृदय चेंज करें, ये सत्याग्रह है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी ने पहला सत्याग्रह किया तो आंसर कहां होगा? दक्षिण अफ्रीका। चंपारण नहीं मारना, हाँ भारत में लगा देगा देन चंपारण होगा। इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका। नीचे डैश लिख दीजिए, हाँ वो भी वही है, ठीक है ना। सबने अभी पहली बार जो है देख लिया, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे वो पहली बार यूज कर चुके हैं। नीचे स्टार लगा के डैश लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में दो कानून का गांधी ने तीव्र विरोध किया। गांधी ने तीव्र विरोध किया। पहला नंबर लिख दीजिए, 8 वर्ष से अधिक आयु के भारतीयों का पंजीकरण, 8 वर्ष से अधिक आयु के भारतीयों का पंजीकरण, 8 वर्ष से अधिक आयु के भारतीयों का पंजीकरण। और दूसरा, ईसाई विधि से विवाह नहीं करने से विवाह को अवैध बताना। ईसाई विधि से विवाह नहीं करने से विवाह को अवैध बताना। विवाह को अवैध बताना। ईसाई विधि से विवाह नहीं करने से विवाह को अवैध बताना। इसमें होता क्या था जो समझ में आया तुमको? मान लो कि दक्षिण अफ्रीका में 2 भाई गए, देखो कितना मजेदार केस है। 2 भाई गए, दोनों मिलकर संपत्ति कर दे और दोनों मिलकर संपत्ति करे, एक भाई का 2 बेटा है और दूसरे भाई का भी 2 बेटा है। कुछ नहीं किया, दूसरा भाई केवल चर्च में जाकर ईसाई विधि से विवाह करके सर्टिफिकेट ले लिया और बस। इस सर्टिफिकेट लेने के 5-6 साल बाद जब संतान हुआ तब 5-6 साल बाद दावा कर दिया कि पूरा मेरा है। कोर्ट में केस चल रहा है, क्यों तुम्हारा जी? इसका कहा गया तो जी इसका संतान अवैध संतान है, ईसाई विधि से विवाह नहीं किया। ओ अवैध संतान है, ठीक है, तो फिर अवैध संतान में हिस्सा कहां से मिलेगा? सब तुम्हारा होगा। ये कानून था और गांधी इसी का विरोध किया। इसके विरोध में लॉन्ग मार्च निकाले, जेल गए। नीचे डैश लिख दीजिए, तो पंजीकरण का उद्देश्य है कि ताकि भारतीय लोग वो पहचान सके, गलत ना करे। आई कार्ड है जस्ट लाइक, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन। विदेश है ना, वहां वो चाहते हैं कि जितने दूसरे देश के लोग हैं उनका रिकॉर्ड रहे, कहां के कौन आदमी है, और उसके पास पूरा रजिस्ट्रेशन रहेगा तो गलत नहीं करेगा, पकड़ेंगे तो पूरा एड्रेस रहेगा। ऐसा सत्य बताता ही नहीं था। हाँ सही चीज है, तो विरोध इसलिए कर रहा है कि हर समय पैकेट में लेके चलेंगे। गांधी कह रहा है कि तुम्हारा जहां घूमेंगे तुम पैकेट में रजिस्ट्रेशन लेके चलेंगे, तो सबके अलावा तुम क्यों नहीं लेके चलो? गांधी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन से भारतीय ही क्यों, और इसीलिए वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन का क्या जरूरत है, तुम पकड़ो, पूरा पता लगाओ, नहीं सहयोग मिलता है तो हम लोग का एक पूरा ग्रुप बनवाओ, हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन हर समय लेकर नहीं चले। अब कहीं गलती से मेरा छूट गया, रोड पर तुम धर लगाओ, कहेगा जेल क्यों नहीं लेके गया, तो ये हमारी कोई अपराध नहीं। तो नीचे डैश लिख दीजिए, वे गोरे काले के भेद मिटाने के लिए, गोरे काले का भेद मिटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में काफी प्रयास किए। दक्षिण अफ्रीका में काफी प्रयास किए। ये संभव हुआ नहीं, इसलिए शब्द प्रयास की। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिखते हैं, 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किए। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किए। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किए। नीचे डैश लिख दीजिए, 1901 में जब भारत गांधी वापस लौटे थे, जब भारत गांधी वापस लौटे थे या गांधी भारत वापस लौटे थे तो वे कलकत्ता के, 1901 में जब गांधी भारत वापस लौटे थे तो वे कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में, तो वे कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए। लेकिन इसका नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पे वर्किंग नहीं है, 16 से मेन चर्चा चलेगा लखनऊ अधिवेशन से। तो वे कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए, पहली बार भाग लिए। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख दीजिए 21 वर्ष ब्रैकेट में 1893-1914, 1893-1914, 21 वर्ष 1893-1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद, तक दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, 9 जनवरी डैश देके प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलो सुनो बढ़िया से, अब हेडिंग देके कलम रख दो, भारत में महात्मा गांधी, ब्रैकेट में 1915 से 48 में फिर हत्या हो जाएगी इनकी। भारत में महात्मा गांधी 1915-48,
भारत में महात्मा गांधी। चलिए कलम रख दे। पहले खूब बढ़िया से समझिए, अब आपको दिमाग में बैठाना है गांधी क्या है, कैसे आए हैं, अब इनकी एक्टिविटी को समझो। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे और भारत में इन्होंने अपना पहला आश्रम किसको बनाया? साबरमती आश्रम। ये गांधी का भारत में पहला आश्रम है। भारत नहीं लगेगा तो आंसर फिनिक्स आश्रम होगा। क्वेश्चन देगा भारत गांधी का पहला आश्रम कौन था? फिनिक्स। भारत में गांधी का पहला आश्रम साबरमती आश्रम। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी 15 में भारत आते हैं और 19 फरवरी को ही गोखले की मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जिस वर्ष भारत आए हैं गोपाल कृष्ण गोखले मर जाते हैं। अब चूंकि उनका संबंध पहले से भी है, आपने पढ़ा कि गोखले दक्षिण अफ्रीका भी गए हैं। अब इंपॉर्टेंट 16 में पहली बार गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में चार्ज होकर गए, उसके पहले 1901 में भी, लेकिन 16 में जो भाग लिए हैं यहां गांधी अब दूसरे गांधी के रूप में, यही राजकुमार शुक्ल वगैरह मिले। गांधी के पास कुछ जो आइडियाज थे वो किसी के पास नहीं थे। गांधी जिस समय प्रवेश किए नरम गरम दोनों फेल थे, दोनों फेल थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कि सेवा में श्रीमान करेंगे। 1907 में लाल बाल पाल कहे कि बम पटकेंगे, ऐसा नहीं सुनेगा, और दोनों फेल हो गए। अंग्रेजों को एप्लीकेशन दे सेवा में श्रीमान, कुछ नहीं सुनता। बम पटके तो एक आदमी बम पटके मालूम चले पूरे गांव के जवान लोग को पकड़ के जेल भेजते। इतना तीव्र दमन करता था कि किसी का हड्डी कांपता था कि हम फिर बम पटके। एक बम पटकने का मतलब नौजवान कम से कम जितना है उस सबको डाल देगा कि पकड़ो, और कौन साथी है इसका मारो, कसके उसको पकड़ के लाओ, सब इसके गैंगे खत्म कर। एक बार बम पटकने का मतलब सब गया, गांव के गांव खत्म। अब सोचो कि बम पटकाया, गांव के सब जवान लोग भाग गया, व्यक्ति जितने भागे केवल महिलाएं रह रहे, 6 महीना कोई नहीं है, आए तो किसी का नाम डाल के किसी को भेज देगा। सब समझ गए कि बम पटकना और खराब। अब कैसे अंग्रेज से मांगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा। गांधी 15 में भारत आए तो कहे कि अभी हम 1.5 साल भारत घूमेंगे, पूरे भारत को समझेंगे और तब हम कुछ करेंगे कि भारत के लिए क्या किया जाए। क्योंकि हम दक्षिण अफ्रीका में तो काम किए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि भारत के लिए काम करें, दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं। अब हम अस्थायी भारत रहेंगे। और भारत में घूमने के क्रम में उन्होंने भारत के गांव की परंपराओं को देखा, यहाँ बहुत बढ़िया परंपरा है, और उसी क्रम में गांधी ने कई नए सिस्टम को लाया। और मेन उद्देश्य गांधी का एक ही था, हृदय परिवर्तन। इसीलिए इनाम किए। इनका उद्देश्य एक ही था कि जो कुछ किया जाए उससे हृदय परिवर्तन करवाया। गांधी ने हथियार ऐसा यूज किया कि दुनिया दंग है, ये सब लाठी निकालो रे, मारो रे, ईटा रे, इनका हथियार देख के लोग दंग है। उपवास, बहिष्कार, स्वदेशी, चरखा, ऐसा हथियार तो किसी ने सोचा ही नहीं था। ये भी कोई हथियार होगा, टूल्स हो। गांव में देखे कि बड़ा बेजोर सिस्टम है। बहिष्कार, न्योता पानी बंद। गांव में हर गांव में ऐसा होगा कि तुम्हारे यहाँ कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, कार्ड हो, बांटने जाएंगे तो पहले कहा जाएगा कि उनके यहाँ न्योता नहीं चलता है, नहीं देना। सबका कुछ लोग रखते हैं, वही लोग हैं जो कभी ना कभी अच्छे काम में बाधा पहुंचाए थे और उनको बहिष्कार किया गया। अब बदमाशी किए, बहिष्कार, न्योता बंद। अब सबसे बदमाशी करेगा गांव में तो सबसे न्योता पानी बंद, और सबसे न्योता पानी बंद होगा तो उसका हृदय परिवर्तन होगा, वही तो आदमी है। और हृदय परिवर्तन होगा का मतलब गांव में कोई प्रोग्राम है, भोज है, बढ़िया विवाह शादी का आयोजन है, तो शाम होते ही दरवाजा लगा लेगा। क्योंकि लोग चिढ़ाने भी कई लोग आएंगे कि चला जाए, तो क्या कहेगा कि न्योता नहीं है, तो बेचारा शाम होते ही दरवाजा बंद किया हो। उस दिन उसके घर की महिलाएं भी बहुत विशेष चिंता में, महिलाओं को भी रहा नहीं जाएगा कि कौन कौन जाती है वो देखेंगे और कौन साड़ी में जा रहा है। महिलाओं का ये भी तो स्किल ज्यादा है, गांव की महिलाओं का इसमें पीएचडी डिग्री है। कोई साड़ी देख के बता देंगे कि इसको कब लाई थी और कौन दिया था। ये बहुत विशेष कला, वो कला सामान्य लोगों में नहीं हो सकता। और इसके लिए वो बेचारी खिड़की बंद करके सीधे आहिस्ते से देख रही है कि जा रही है साड़ी में, जा रही है उसमें, लेकिन उनको न्योता नहीं है। जेंट्स भी बेचारे छिप छिप के देख रहे हैं। सब सोचो कि देख रहे हैं और सुन रहे हैं लौटते समय भी, यह भोज था मत करिए। ये सब सुन के उनका एक भोज छूटेगा चलेगा, दूसरा छूटेगा चलेगा, ऐसा गांव के ज्यादा भोज छूटेगा तो उनका हृदय चेंज करेगा। न्योता पानी इसीलिए बंद किया गया। अब जब हृदय चेंज है तो धीरे धीरे बढ़िया से व्यवहार करेगा, सबसे अच्छा से बोलेगा, प्रणाम पाती करेगा। गांव के लोग कहेगा कि जाए पहले नहीं चलता था, अब ठीक हो गया, हम लोग चालू करेंगे, फिर चालू हो जाएगी। तो अपना सिस्टम का चीज। लेकिन ये बहिष्कार गांधी ने वहीं से सीखा। गांधी ने देखा कि गांव में बहुत बढ़िया चीज है उपवास। ये इनका जो अस्त्र है, गांधी नरम है कि गर्म है? अरे कुछ नहीं है, बीच में है। वो नरम गरम के बीच वाले पार्टी है, न नरम है न गरम है। जिस समय आए हैं राजनीतिक शून्य भरने का काम की, गांधी नरम गरम के बीच का चीज। गांधी कहते हैं दोनों से फेल हो जाओ तो हमको याद करो। घर में तुमको चाहिए कि नहीं, हमको एक मोटरसाइकिल खरीदना है। पिताजी को चिट्ठी लिखा, पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, और पूरा लिखा कि हमको जाने में दिक्कत, मोटरसाइकिल चाहिए, ऐसे कीजिए, पूरा लिख दिया। मालूम चला पिताजी पढ़े, रखो चुपचाप, रख दिए। नरम बने, दूसरा बार भी लिखे, कोई सुनवाई नहीं आया। घर गए, अगला बार गुस्साए कस के, भोजन मिला, थाली पटक दिया। कितना दिन से कह रहे हैं मोटरसाइकिल लेना, कोई नहीं सुन रहा है। गरम बने कस के, गुस्साए कस के, मालूम चला 5 झापड़ ऊपर से। तो तुम खाना फेंकता है, इतना तुम हो गया है तेज, ये खाना तुमको फेंक दिया, नहीं खाना था नहीं लेता। अब मालूम चला कि ऐसा झापड़ लगा कि गरम भी फेल हो। अब समझ में आ गया कि एप्लीकेशन से भी सुनवाई नहीं है, गरम बने तो मालूम चलेगा कि और झापड़ लगेगा, ये भी फेल है। तब गांधी कहते हैं कि मुझे याद कर लिया करो, हमारा हथियार इतना अच्छा है कि उन हथियारों से तुम्हारा काम बन जाएगा। हृदय परिवर्तन का सोचो, एक हथियार भी ले लो, मान लो उपवास। अब एक हथियार यूज किए, घर में खूब बढ़िया से सबसे बात करो, कहो हम रुसे हुए नहीं है, लेकिन आज एक प्रतिज्ञा की है कि जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगा भोजन नहीं करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई खूब करेंगे, खूब मन से पढ़ रहे हैं। घर वाले लोग पूछे कि खाया कहाँ खाया, बतियाता है, अरे खूब पढ़ रहा, बतियाता भी है, रुसा हुआ भी नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा किए हुए। एक आदमी छोड़ेंगे, दूसरा दिन होते होते सब लोग का हृदय चेंज हो जाएगा और कहेंगे कि चलो खाना खा पहले। नहीं, हम प्रतिज्ञा किए, कोई रुसे हुए थोड़े हैं, प्रतिज्ञा किए हुए तोड़ेंगे नहीं। अब जब आएगा तब खाएंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कहाँ रुसे हुए, सबसे बात कर रहे हैं। अब सबसे जब बात कर रहे हैं तो पिटने में भी नहीं बनेगा, गुस्साएंगे तो पिटाएंगे। अच्छा से बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को गुस्सा भी नहीं आ रहा। अब हृदय चेंज हो रहा है और कह रहा है कि नहीं इसको ला दो, ठीक बोल रहे हैं, और कह रहे हैं चलो मोटरसाइकिल आएगा, लेकिन पहले खाओ भी, ना ले लेंगे तब, हम रुसे हुए नहीं है। और पूरे रास्ते सोचते जा रहे हैं गांधी जी जिंदाबाद, नरम गरम के बीच का बड़ा बढ़िया हथियार बता दी। तो ये हथियार समझो, इनका हथियार देख रहा है उपवास है, इनका हथियार स्वदेशी है, इनका हथियार चरखा है। गांधी जी अंग्रेजों से गुस्सा भी करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि भागो मारो, ऐसा कुछ नहीं। अंग्रेज को तो अंतिम तक समझ में नहीं आया कि गांधी मेरे तरफ से कि भारतीयों की तरफ से। बात समझो, अरे भगत सिंह को लटका दिया तो सबसे भारी गांधी थे। पूरा भीड़ ले चलते थे कि चलो, हजारों आदमी जा रहा है, हजारों सोच रहा है कि मेरा नेता गांधी, और हजारों को देख के अंग्रेज डर रहा है। और गांधी वहां कह खबरदार, रोड को जाम नहीं करेगा, साइड हो, बैठ जाओ चुपचाप, भूखे रहो। अंग्रेज कह रहा है कि वाह, ये आदमी नहीं रहता तो लोग ईटा पत्थर चला के पता नहीं क्या कर देते, ये आदमी मेरे तरफ से। देखो, गांधी को अंग्रेज समझते थे कि मेरे तरफ से, और भीड़ समझते थे कि मेरे तरफ से। और गांधी का एक सिस्टम रहा, एक गाल में कोई एक थप्पड़ मारे तो सोचो उसका हृदय चेंज करना है। कहो कि अगर हमें थप्पड़ मारने से आपका काम होता है तो लीजिए दूसरा भी लगा लीजिए, लीजिए पीठ पर भी मार लीजिए, आपका काम हो जाए। उसको ऐसा हृदय चेंज हो कि उसको पछतावा लगे, बेकार इसको मारे, बड़ा सीधा है। एक गांधी जी का हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है। अरे कुछ तो है कि सभी नोट में गांधी जी है,
लड़कों के जान के दिया गया है कि गांधी जी है, अगर पैकेट में रखो वहीं हृदय है, गांधी का 1% भी हृदय में तुम्हारा पहुंच रहा है तो इसमें तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा ये सब की बात नहीं चलेगी। अब भगत सिंह की थ्योरी अलग है कि जो थप्पड़ मारा रात भर सोचो कि जिस हाथ से थप्पड़ मारा वो हाथ कैसे कमाया जाए, उनकी थ्योरी अलग है। तो दोनों थ्योरी अलग अलग थ्योरी है। इनकी थ्योरी में है हृदय परिवर्तन थ्योरी और उनकी थ्योरी अलग थी कि हाथ जिससे लगाया वो हाथ नहीं रहना चाहिए। अब हाँ, अब ध्यान से सुने, गांधी के सिस्टम को अब समझिए। गांधी अंग्रेज से गुस्साएंगे भी तो इनका आंदोलन क्या होगा, असहयोग, कि काहे गलती की सहयोग ना करे। इनका छोटा बच्चा वाला थ्योरी, ये मारपीट वाला थ्योरी कम है। क्लासरूम में देखे कि छोटका लेकिन क्या करता है, जब देखता है कि हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, ज्यादा तेज बन रहा है, तो वो छोटका लड़का मारपीट नहीं करता है, एक उंगली निकाल के कहता है कट्टिस, ना बोलेंगे तुमसे। यही है असहयोग, यही है असहयोग। और उतने वो नहीं करता, अपने सब साथी को कहता है कि तुम भी कट्टिस हो जाओ। ये देखो बहिष्कार कर दिया उसने। अब ये बताओ, पूरे ग्रुप के क्लास के लड़के उसके कट्टिस हो गए, तो अब वो खेलने जब गया तो सब लड़के खेल रहा है, वो यार हम लोग खिलाना, नहीं तुमसे कट्टिस है, भागो इधर से। अब उसको नहीं खिला रहा। अब जब नहीं खिला रहा तो थोड़ा देर में तुम देखना उसका हृदय चेंज हो जाता है। अब वो खिलाने लगता है कि अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो गांधी कहते हैं कि देखो उसका हृदय चेंज हो गया। वही बच्चा कहता नहीं, तो फिर दोस्त कहता सब दोस्त हो जाओ, एंट्री ले ली। यही गांधी अंग्रेजों से कर रहा है। देखो गांधी का क्या है, दूसरा आंदोलन है सविनय अवज्ञा। सविनय, विनय के साथ आइएगा तो सलाम मालिक, विनय करेंगे, अवज्ञा बात नहीं मानेंगे। अब सोचो कैसा है, सविनय अवज्ञा में गांधी सिखा रहे हैं कि देखो जी जो धोबी है, नाई है, जो है, जो कार्य कर रहा है, अब अंग्रेज आए कि दाढ़ी बनाना है तो सलाम मालिक, बैठाओ, बनाना नहीं है, विनय केवल करना। बैठा दिए, उसके बाद आराम से पूरा बजाते रहो, 5 मिनट हो, 8 मिनट हो, 10 मिनट हो, खाना कीजिए, लेट लगेगा 2-3 घंटा लगेगा, घूम के आइए ना, तब तक जैसे निकले दूसरा है तो उसको बनाओ, फिर आगे क्या जी खाना भी 1 घंटा और लगेगा, इतना चिढ़ाओ, विनय जब आवे फिर प्रणाम करो, विनय करो, लेकिन बात नहीं मानना उसका। अब सोचो ऐसा भयंकर भयंकर आंदोलन है कि इनका आंदोलन सुन के तुम दंग रहोगे। तो गांधी के जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे गांधीवाद हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो गांधी का पहला आश्रम साबरमती, 16 के लखनऊ अधिवेशन डिटेल आपने पढ़ा, चंपारण सत्याग्रह, तीनकठिया पत्ती, राजकुमार शुक्ला और संत रावत की कहानी सुन चुके थे। ये चंपारण सत्याग्रह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह। लेकिन इस सत्याग्रह में क्या गांधी को कोई उपवास करना पड़ा? नहीं, इसमें गांधी केवल भूमिका में ही रह गए। हाँ, इसमें गांधी अवज्ञा किए हैं। गांधी को आने पर रोक लगा हुआ था कि परमिशन नहीं है, फिर भी गांधी कहे सविनय अवज्ञा, नहीं परमिशन है तभी जाएंगे। आपको याद होगा गांधी को कोर्ट में बुलाया गया तो गांधी जज को कह रहे हैं हुजूर हम गलती की सजा दे दीजिए, जज को हिम्मत नहीं हो रहा, याद है सबको। तो गांधी ने पहली सविनय अवज्ञा का प्रयोग भारत में कहा किया, चंपारण सत्याग्रह। क्या उपवास इसमें किए? नहीं। तो गांधी का 3 एक्सपेरिमेंट सबसे नामी रहा। यही 17-18 का उनका एक्सपेरिमेंट नेशनल हीरो बना दिया। इस चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा को की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। तो चंपारण चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। अब मेन इनका समझना है अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। इसी में ध्यान क्या देना है कि चंपारण किसान का है, खेड़ा किसान का है, लेकिन अहमदाबाद मजदूर का। क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह मजदूरों का, किसानों का नहीं, और उसमें तुमको देगा चॉइस से बारडोली सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी खेड़ा सत्याग्रह, डी अहमदाबाद सत्याग्रह। दिमाग में सेट रखना, अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मजदूरों से संबंधित, बाकी जो सत्याग्रह देख रहे हो वो किसानों से संबंधित है। तो देखिए अहमदाबाद में हुआ क्या, तो इस समय 1918 की बात है, वहां अहमदाबाद में प्लेग रोग फैल गया। जैसे अभी कोरोना सुनते हो, पहले प्लेग था, और प्लेग फैलने के कारण गांव के गांव उजड़ते थे। फैक्ट्री के मालिक देखे कि मजदूर लोग भाग जाएगा तो फैक्ट्री कौन चलाएगा, तो उसने प्लेग का नाम सुनते ही अनाउंस किया कि हम 50% बोनस देंगे, जो मजदूर रह गया वेतन के आधा बोनस। कई मजदूर देखा कि कोई मर रहा है तो नहीं, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा प्लेग, तो कहा कि चलो बच जाएगा तो 50% ज्यादा मिलेगा, घर जाकर ऐसे भी मर नहीं है भूख। तो अधिकांश मजदूर गए ही नहीं, और नहीं गए उनके सौभाग्य से प्लेग वहां आया भी नहीं, रह गया सब। अब अगला महीना सब डिमांड किए कि बोनस निकाली, मालिक कह रहा है किस बात का बोनस, प्लेग तो आया ही नहीं। अरे प्लेग रहता तब ना बोनस देते, ये 50% बोनस किस बात का देंगे। मजदूर लोग दिमाग लगा रहा है कि भाई बोनस रखना है, हम लोग हिम्मत करके रह गए थे, प्लेग तो आया हुआ था। उन लोग उसी के पहले गांधी जी का नाम सुना कि हमारे गुजरात का व्यक्ति बिहार में जाके कमाल किए हुए, तो गांधी जी को पकड़े। गांधी जी बड़ा प्रैक्टिकल आदमी थे, मजदूर को पूछे कितना परसेंट, तो कहा मजदूर सब कि जी 50% बोले। गांधी जी उधर फैक्ट्री में गए, मालिक कह रहा है कि एकदम नहीं देंगे, प्लेग था कहां। गांधी जी सब मजदूर को लेकर बैठे और धीरे धीरे फिर पूछे कि बोलिए, तो कहा कि 20% दे सकते हैं, ज्यादा मत दिलाइए। मजदूर लोग चार्ज हो गया कि ना डरा है, काम हो जाएगा, 20 तक आ गया। अब आ गया तो थोड़ा जोर लगा देना। तो अब सोचिए कि मजदूर के मालिक अंबालाल सारा भाई हैं, ये कह रहा है कुछ नहीं, और इनके बहन जो है अनुसुईया बेन, ये गांधी जी तरफ से मिले हुए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिसका फैक्ट्री है उसका बहन मिला गांधी जी देने से कि ना ठीक डिमांड कर रहा है, गरीब लोग है, मजदूर लोग है, भाई मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, तो अनुसुईया बेन का इसलिए मेन नाम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 15 मार्च 1918, 21 दिन का हड़ताल, 21 दिन का हड़ताल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, भूख हड़ताल है। और इसलिए क्वेश्चन आएगा कि पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी ने कहा किया, अहमदाबाद सत्याग्रह। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार भूख हड़ताल चंपारण में नहीं, पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद सत्याग्रह में। और अंततः गांधी देखे कि फैक्ट्री मालिक 20%, अब मजदूर कह रहा है 50%, तो ले जाके मालिक को कहे कि अब 25 पर कंप्रोमाइज कर दे। गांधी की खासियत रहती थी, वो बीच के मार्ग निकाल के निकल जाते थे, पूरे अड़ते थे, और अंतिम 35% पर कंप्रोमाइज करवा दिए कि भाई देखिए आप कह रहे हैं कि 20 देंगे, ये कह रहे हैं कि 50 देंगे, तो 50-20 के जोड़ के हम दूसरे भाग मार देते हैं। कई लोग गांव में सुना होगा कि ना इनकर बात ना इनकर बात, इतना। तो वही गांधी कह रहा है कि ना इनका जोड़ के दूसरे भाग, तो कितना हुआ 35, जाइए क्लियर कर दीजिए। अब देखिए मजदूर भी देखा कि कुछ नहीं है तब 35, मालिक भी देखा कि नहीं आता तो 50 लेके छोड़ता, जाने तो गांधी आया तो 15 बचा तो सही। तो इसीलिए दोनों तरफ से गांधी पॉजिटिव। और आपको अब यही पूछा जाए कि बताओ गांधी ने पहली बार उपवास किसमें किया, अहमदाबाद सत्याग्रह में प्लेग बोनस के रूप में मालिक कितना दिए, 35%, मजदूरों का डिमांड 50, मालिक तैयार कितना था 20, तो गांधी 35 पर उसको कंप्रोमाइज करा दिए। अगला इसके बाद फिर है, ये है आपको कुछ समय के बाद 22 मार्च 1918 खेड़ा सत्याग्रह। ये एक किसान का आंदोलन है। खेड़ा में हुआ क्या, गुजरात में अकाल आ गया, और अकाल में भी अंग्रेज टैक्स वसूल कर रहे थे। जब अकाल में भी टैक्स वसूल कर रहे हैं, किसानों के पास कुछ है नहीं, तो गांधी वहां भी एक्टिव हुए, मजदूरों को कहे कि मत दो टैक्स। अंग्रेज एकदम फौर में किसान का खेत नीलाम करने लगे। पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी से यही मिले, और दोनों मिलकर के किसानों को कहे कि नीलाम होने दो, नीलाम कर भी देगा तो कोई बात नहीं है, हम देखेंगे कौन खेत होता है, कोई किसान टैक्स नहीं देगा। अब सारा किसान का ही खेत नीलाम होते जा रहा है। अंग्रेज की गांधी जी चिट्ठी लिख रहा है कि और करो, मरा हुआ है तो और मारो उसको। ये करके गांधी जी अंत अंग्रेज को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, नीलाम करे कि नहीं करे, नहीं करेंगे तो बाकी जगह भी तो हल्ला करेगा कि मेरा किसने नीलाम कर लिया। तो अंग्रेज चुपचाप इसको दबा दिया कि कुछ मत करो, जैसे छोड़ दो ना टैक्स लो ना नीलाम करो। तो ये भी एक तरह से गांधी की जीत ही रही। और खेड़ा सत्याग्रह, इसी में गांधी पहली बार असहयोग आंदोलन चलाते हैं कि सहयोग नहीं करना है। वो कहता है कि टैक्स दो, नहीं देना, नीलाम करना है, कर लेना दीजिए। तो देखिए तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार सविनय अवज्ञा,
चंपारण सत्याग्रह, भारत में पहली बार समन्वय किया चंपारण सत्याग्रह, पहली बार उपवास अहमदाबाद सत्याग्रह और पहली बार असहयोग तो खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह एक किसान आंदोलन है, चंपारण एक किसान आंदोलन है, लेकिन अहमदाबाद सत्याग्रह एक मिल मजदूर का आंदोलन है। तो क्या ये तीनों क्लियर है सबका? अब इंपॉर्टेंट समझें, 1918 में अब समझना है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, 14 से 18। अब प्रथम विश्व युद्ध से हम लोग रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग खूब डिटेल सुनेंगे, क्योंकि यही दोनों ठीक रहेगा, तब आगे असहयोग समझ में आएगा। तो सभी लोग को अब खूब बढ़िया से सुनना है प्रथम विश्व युद्ध की बात, और खूब बढ़िया से जरा ध्यान दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसी विश्व युद्ध के समय गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। अब जब भारत गांधी जी पहुंचते हैं तो उस समय लड़ाई चल रही। लड़ाई में अंग्रेज चाह रहा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा भारतीय मिले। गांधी भी अंग्रेज की बड़ाई कर रहा है। उन्होंने भी कहा कि भारत के लिए अंग्रेज से बढ़िया कोई शासक नहीं होगा। क्यों? तो उन्होंने कहा कि यहाँ राजा महाराजा बहुत ज्यादा लोग हैं, 600-700 तुम्हारा राजा है, अगर अंग्रेज चला जाएगा तो 600-700 राज्य बनेगा छोटा छोटा, और 700 राजा रहेगा तो ये लोग बदमाशी क्या करेगा, हर राजा अपने सीमा पर बांस लगा के सीमा शुल्क लगाएगा। सब राजा को कहेगा कि यहाँ पर रुको, टिकारी महाराज का इतना है, फिर आगे बढ़े हथुआ महाराज का इतना है। ये महाराज लोग इंडिया को पनपने नहीं देते। दूसरा, एक भारत राष्ट्र के रूप में नहीं बने। अंग्रेज रेलगाड़ी का जाल, रेल का जाल बिछा रहे हैं, टेलीफोन का जाल बिछा रहे हैं। ये अंग्रेज चला जाएगा तो कौन रेल बिछाएगा? सब तो अपना अपना सोचेगा, किसको मतलब होगा पूरे भारत से। और इसीलिए गांधी अंग्रेज के पक्ष में, और गांधी का कहना है कि अंग्रेज एक अच्छा शासक है, तुमको कोई तकलीफ है तो अच्छा से कहो ना, देखो सुनता है, हम 3-3 चीज देख चुके। चंपारण में वो कहते हैं कि देखो कितना बढ़िया सुना, कहा किसी को मारा, हमको कहा नहीं आना है, गए तो कहा जेल भेज दिया, जांच कमेटी में भी हमको बना दिया, मेरी बात मान लिया, अच्छा से कहो अंग्रेज एक अच्छा शासक है, और भारतीयों से कहे कि अंग्रेजों का मदद करो, सेना में खूब जाओ। अंग्रेज बड़ा प्रसन्न हुआ। अंग्रेज कहा कि गांधी हिंदुस्तान का ताज है, और गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। देखिए, कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने गांधी को दिया, और इसी समय गांधी को कहा गया कि ये सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट है, ये अंग्रेज के लिए काम कर रहे हैं, उसको सेना सब जगह जाकर ऐसा प्रवचन दे रहे हैं कि लड़के ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहे हैं, ये तो सार्जेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो कैसरे हिंद की देखिए उपाधि मिल गई। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जितना सोचा था अंग्रेज, उससे ज्यादा साथ दी। अब इससे ज्यादा क्या साथ होगा कि अंग्रेज तुर्की के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और तुर्की में मुस्लिमों के धर्मगुरु खलीफा रह रहे हैं, और इन मुस्लिम के धर्मगुरु के खिलाफ भारतीय मुसलमान अंग्रेज की सेना में जा रहे हैं, या अंग्रेज की तरफ से, और क्या साथ चाहिए उसको। अंग्रेज भी कहा कि बहुत बढ़िया, आप लोगों का सपोर्ट मिला, लड़ाई खत्म के बाद आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। और लड़ाई खत्म जब हुआ 18 में, तो उन्होंने 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया, जिसमें हम लोग जितना अनुमान कर रहे थे वैसा कोई सुधार नहीं था। ऊपर से युद्ध कर लगा करके और सामान की कीमत ही बढ़ा दी। सबसे बड़ी समस्या और क्या रही, अंग्रेज इस समय सबसे चिंता में है कि भारत में उग्रवादी गतिविधि को कैसे शांत किया जाए। यहां कब लोग बम चला देता है पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए एक जज साहब को ड्यूटी दी गई, और यही जज साहब का नाम क्या है, सिडनी रोलेट, ये जज के नाम। और सिडनी रोलेट को कहा गया कि आप एक ऐसा रिपोर्ट दीजिए जिससे भारत में उग्रवाद की घटना को हम खत्म करें। और जज साहब रिपोर्ट क्या देते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार खत्म कीजिए, एक नया एक्ट लाइए, और उस एक्ट के अंतर्गत जिस भारतीय पर शक हो कि लगता है कि उग्रवादी है, उसको बिना कारण बताए अरेस्ट कीजिए। और उस पर इन नियम, अंग्रेज नियम लगाए थे कि किसी व्यक्ति को पकड़िए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंदर जज के सामने उसको प्रत्यक्ष लाइए। और फिर जज कहता है कि इसको जेल रखिए तो जेल, आपको कुछ पूछना है तो खुद जज बोलेगा कि 2 दिन का रिमांड, तो थाना ले जाइए, रिमांड पर फिर रखवाइए, फिर लेके आइए। बिना 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत किया आप उसको नहीं रख सकते। और सिडनी रोलेट कह रहा है कि यही तो खराबी, 24 घंटा के अंदर जज के सामने लाइए, तब तक बढ़िया बढ़िया वकील लेके चला आता है, और मालूम चलता है कि उसका पैर भी वकील कर करके और उसको छुड़ा के लेते चला जाता है। बुलाइए ही नहीं, कहिए कि ई कानून में अगर धरा गया बाबू तो ना अपील ना वकील ना दलील, नो अपील नो वकील नो दलील। ये कानून है रोलेट एक्ट, जिसको पकड़ लिए तो 2 दिन 8 दिन 10 दिन थाना में रखे हुए, पूछ रहे हैं कितना दिन रखिएगा, कुछ मत बोलो, अपील नहीं करना है जी, वकील मेरा वो है, नो वकील, तुम पकड़ाया हुआ वकील नहीं रखता है, और ना जज के पास कोई दलील हो। तो भारतीय कह रहे हैं कि ई कौन काला कानून लेके आया। अरे कानून मतलब कानून है जी, हम तुमको इतना साथ दिए और तुम ना अपील ना वकील ना दलील कराई, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकारी मेरा खत्म कर रहा है। जगह जगह इसके विरोध होना शुरू हो, और इसके देशव्यापी इसमें हड़ताल शुरू हो गए। और यह 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में इसके लहर आ गए। किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। रोलेट एक्ट में किया क्या गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को समाप्त किया गया, शुद्ध भाषा में, ठेठ में, ना अपील ना वकील ना दलील। अब ध्यान से समझिए, अब इसी में सबसे ज्यादा अशांत हो गए पंजाबी लोग। पंजाब पूरा अशांत है। पंजाबी जो 1857 के विद्रोह में शांत थे, वो पंजाबी रोलेट एक्ट आते ही फौर में, वहां 2 मेन नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों इतने फौर में आ गए कि अंततः पंजाब में सैनिक शासन लगाना पड़ा, और ओ डायर के नेतृत्व में वहां सैनिक शासन लागू हो गया। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जेल डाल दिया। और जब जेल डाल दिया गया तो पूरे और आसान पंजाब हो गए। गांधी जी भी कहे कि तो हम भी पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली स्टेशन से पंजाब की ओर चले, पकड़ के इनको फिर से वापस गुजरात भेजा गया कि पकड़ो इसको, ये जाएगा तो ये अलग तमाशा शुरू करेगा, जान ही मत दो। देखो गांधी जी अगर चले जाते तो हम लोग पढ़ते कि गांधी जी एक थे जो जलियांवाला में शहीद हो गए, क्योंकि उसी के पहले जा रहे थे। और जिनको बचना रहता है, देखिए ट्रेन से पकड़ के दूसरा में बैठा दिए, तो अगला दिन अखबार पढ़ के गांधी क्या सोचे होंगे जरा सुन लीजिए अभी। तो गांधी, ध्यान दीजिए, गांधी रिटर्न बैक उनको जबरदस्ती कर दिया गया, उनको भेजा नहीं गया, वो नहीं गया। अब सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए लोग के अंदर है कि क्या किया जाए। जनरल ओ डायर ने धारा 144 लगाया था। धारा 144 का मतलब कहीं भी ज्यादा लोग एकत्रित नहीं रह सकते, 10-20 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह है तो उनको पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। अब यहाँ पे एक पंजाबियों के लिए एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बैसाख पूर्णिमा। जैसे हिंदू पूर्णिमा में सावन पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। सावन पूर्णिमा आएगा तो कई लोग सावन के लिए जुटेंगे भी, आज अंतिम पूर्णिमा है भाई, आज अंतिम जलाभिषेक होगा, भीड़ होगा। उसी तरह से बैसाख पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है पंजाबियों की। और बैसाख के पूर्णिमा में इन लोग ओ डायर से परमिशन लिए कि भाई मेरा धार्मिक महत्व का चीज, तो इसीलिए हमको परमिशन दीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक मेला आयोजित कर सकते। हुआ कि ठीक है मेला कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं करना है। और जनरल ओ डायर जानता था कि मेरे डर से कोई करेगा भी, क्योंकि इसका नाम से ही दस्ता था ओ डायर। और वही एक मैदान थे जिसके चारों तरफ दुकान, जालियांवाला मैदान, और वही जालियांवाला अमृतसर में, उस मैदान में सब लोग चारों तरफ मेला घूमने की छूट कई दिनों के बाद मिली, तो सब बच्चे बूढ़े महिला सब चले कि बहुत दिन बाद है मेला घूम ले। बूढ़े लोग भी कहे कि अगला साल बचेंगे कि नहीं, हमको भी घुमा दो। बच्चे लोग को मेला के लिए उत्सुक रहते ही, और देखते देखते हजारों की भीड़ मेला में जुट गई। कुछ जो भक्त लोग थे वो लोग अंदर मैदान में चौकी वगैरह जुटा दिए और माइक से अनाउंस किया कि दुकानदार भाई 5 मिनट के लिए बंद कीजिए, सब लोग आइए, यहाँ पर कुछ सभाएं हम लोग कर ले अपने नेता के लिए, फिर शुरू होगा मेला।
और दुकानदार भी जो लोग एकदम भाई मेन नेता सतपाल और सैफुद्दीन कुछ अरेस्ट है, सब लोग एक गिराया, 2 के लिए चलिए, इस बदमाशी नहीं की दुकान खोल के बेच रहा है, फिर आइएगा, पहले वहां चलिए, 3 हो गया तो 6 के लिए 6 हो गया तो सब कुछ उठा के चल दिया। भीड़ जो गई थी मेला घूमने देखी कि यहाँ कुछ है नहीं, तो सब काके फील्ड में अंदर गए, तो अंदर सब गए थे 2 मिनट के लिए, लेकिन फॉर्म भर ली, माइक पर लगे अंग्रेज की शिकायत करने। अब जनरल ओ डायर, ये एक ब्रिगेडियर जो है उनका नाम है एम डायर, आर डायर रेजिडेंट डायर, तो आर डायर रेजिडेंट डायर को वो भेजते हैं कि तुम उसको देखना। देखो ओ डायर पंजाब का हेड है, और ये जो तुम देख रहे हो कि आर डायर रेजिडेंट डायर इस सेना का एक अधिकारी, हाँ रीजनल डायर जो देख रहे हैं सैन्य अधिकारी है, और इसलिए दोनों बात को समझना है। आर डायर जो है वो हेड नहीं है, ओ डायर हेड है। ओ डायर आया नहीं है, ओ डायर भेजा है किसको, आर डायर को, दो डायर डबल रोल व्यक्ति लेकिन अलग अलग। और ये रेजिडेंट डायर जो देख रहे हो वो आया तो वो और फायर देख रहा है कि इतना लोग अंग्रेज का शिकायत कर रहा है, ये मेला नहीं झमेला शुरू किया हुआ है, तो उस सब गेट एक ही गेट थे, सब पुलिस को कहा गेट पर आओ और सीधा गोली चलाओ, आसमानी नहीं चलाना, नहीं तो लोग भीड़ चल देगा तो हम ही लोग को मारेगा, सीधा चलाओ। और आर डायर ने भीड़ पर निहत्थे लोग जो जुड़े थे, बच्चे थे, महिलाएं थे, बूढ़े थे, सीधा गोली चलाया, और उस गोली में अब लोग भगदड़ मच गई, भागो भागो। अंदर कुआं था, कई लोग सोचे कि कुआं में हमको तैरने आता है तो कूदे, लेकिन तैरेंगे तब ना जब अकेले होंगे। दूसरा देखा कि मैं कूदने से बच रहा है तो अगला कूदे, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, 200-300 आदमी तो कुआं में गिर गए। अब कहां से तैरेंगे, कुआं में ऐसे ही मरे हुए हैं, चारों तरफ लाश। आज भी जालियांवाला के मैदान के जो बाउंड्री है, दीवार है, उस पर अभी भी गोली के निशान है, हटाया मिटाया नहीं गया कि देखिए उनकी क्रूरता को। इतना ही नहीं, आर डायर गोली चलाने के बाद भी कहता है छोड़ दो रात भर, जिसको मरना होगा कंफर्म मर जाएगा, सुबह लेके जाएंगे। और निर्दोष और निहत्थे 1000 से ऊपर भारतीयों की हत्या कर दी। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड आर डायर ने जो किया, ये सोचिए कि ये जो आप देख रहे हैं रेजिनोल्ड डायर जो देख रहे हैं, आदेश यही दिया, और अंग्रेज कह रहे हैं कि हम एक रेवन रिपोर्ट उन्होंने जारी किया, कितने लोग मरे, उस रिपोर्ट का नाम है रेवन रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार जालियांवाला बाग में 379 आदमी मारे गए, एक्चुअल में 1000 प्लस मरे थे। सरकार हमेशा कम लोग की डाटा जारी करती है, ये भाई ज्यादा बता देंगे 1000 आदमी के अंदर और तीव्रता उग्रता आएगी, तो कई लाश जो कुआं में है ऐसे ही गायब, कई लाश मिला ऐसे ही टांग के फेंक दो कि सब खत्म है, तो उस सब के कारण उनको दबा दिया गया। तो ऑन रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड का नाम क्या है, रेवन रिपोर्ट। कितने लोग का है, 379, और ऐसे 1000 से ज्यादा व्यक्ति मरे। अब मरने वाले लोगों के लिए गांधी जी जब देखे तो कहे कि अंग्रेज हम तुमको इतना बढ़िया समझते थे, इतना साथ दिए, तुमने हिमालय से भी बड़ी गलती कर दी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जालियांवाला बाग को हिमालय से भी बड़ी गलती किसने कहा, महात्मा गांधी, और कहा हिमालय से भी बड़ी गलती आपने कर दिया। और यही रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिला था, उन्होंने कहा कि ऐसा उपाधि तुम ही रखो, और इसीलिए इन्होंने उपाधि का त्याग किया। इस समय वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, डेविड लॉर्ड जॉर्ज। देखो दोनों ही पूछता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज, और इस समय वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से चेम्सफोर्ड ध्यान रखना। और चेम्सफोर्ड के वायसराय के कार्यकारिणी में एक भारतीय थे शंकरन नायर, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कि ऐसे लोग के साथ हम नहीं रहे, इस सलाहकार। अब गांधी कहते हैं कि कुछ नहीं, हमको एक चीज चाहिए, क्या, ये गोली चलवाने वाला जो रेजिनोल्ड डायर है इसको मृत्यु दंड दे दीजिए। हम समझ रहे हैं अंग्रेज अच्छा है, बदमाशी की ना किया है, रेजिनोल्ड डायर बदमाशी किया, तो इसलिए भारतीयों की मांग है इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई ये तो गोली क्यों चलाई, तो जांच का विषय। और अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया, हंटर कमीशन। कांग्रेस ने भी एक कमीशन बनाया, और ये दोनों कमीशन, हंटर कमीशन में 8 आदमी को रखा, 5 अंग्रेज 3 भारतीय। सुनने का बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 8 आदमी की कमेटी बनी। अंग्रेज कहा कि ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, दोषी कौन, और इसलिए 8 व्यक्तियों की कमेटी होगी, और जाओ तुम्हारे भारतीयों को भी रखेंगे, 3 इंडियन है 5 अंग्रेज हो। और सोचो 8 आदमी मिलकर तीनों भारतीयों का भी नाम दर्शन करो। ये लिखे कि ये जो डायर है रेजिनोल्ड डायर, जो किया अच्छा किया, ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया। वहां जो भी भीड़ थी हथियार लेकर सभाएं कर रही थी, और इन लोगों को देखते ही इन पर गोली चलाने लगी, और इसके बचाव में ही गोली चलाए जिसमें उतने लोग मारे गए। अगर नहीं गोली चलाते तो वो लोग इनको मार देते, इससे ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल होती। और ये रिपोर्ट पढ़ते ही गांधी जी कहते हैं बहुत सहयोग कर लिया, अब नहीं करेंगे तुम्हारा, और एक भयंकर आंदोलन शुरू होता है, असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग का सीरीज क्लियर है, रोलेक्ट एक्ट, जालियांवाला रिपोर्ट। अब रिपोर्ट पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो आपकी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट है, आपसे पहला तो पूछा जाएगा कि बताओ हंटर कमेटी संबंधित है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच से। 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर को अध्यक्ष बनाया गया। ये हंटर अध्यक्ष है इसलिए इसका नाम हंटर कमेटी। इसमें कितने सदस्य हैं, 8, 5 अंग्रेज 3 भारतीय। अंग्रेज वाला नाम नहीं पूछेगा, इसमें केवल लिखा हुआ है हाथी के दांत दिखाने का, खाने वाला ई वाला। 3 भारतीय में आपसे पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने में कौन भारतीय सदस्य बने थे। एक का नाम है चिमन लाल, एक है सुल्तान अहमद, और एक है जगत नारायण। ये तीनों भारतीय सदस्य थे। अंग्रेज बहुत तेज थे, वो जान के किए क्या थे कि 8 कमेटी होगा, बहुमत से रिपोर्ट पास हो, तो 8 का आधा क्या है, 4, 4 + 1 बहुमत होता है, तो 5, पांचों अंग्रेज रखे थे। 3 लोग रखे, तीनों तुम लोग विरोध भी करेगा तो साइड रहो, बहुमत वाला चीज पारित हो जाए। तो 3 केवल रखे थे संतोष के लिए, कोई बेचारे विरोध भी किए तो देख रहे हैं कि हमारे विरोध से भी कुछ होगा नहीं, ये चली जाए। और इन कमेटी ने क्या किया, क्या अंग्रेज को दोषी करार दिया, नहीं। कांग्रेस क्या किए, मालवीय के नेतृत्व में भी आयोग बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा हंटर कमेटी के पैरेलल कांग्रेस ने जो कमेटी बनाया उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय इधर से अध्यक्ष थे। अब कहानी मेन देखो जनरल डायर की। डायर 2 है, ओ डायर, आर डायर। गोली कौन चलाया, रेजिनोल्ड डायर, आर डायर। और इधर हेड कौन थे पंजाब के, ओ डायर। कहानी का प्रसंग है, आर डायर जिसने गोली चलाया उसके लिए सबसे खुश है इंग्लैंड। यद्यपि भारत में दिखाने के लिए उसको एक पद का डिमोशन किया गया, ब्रिगेडियर से कर्नल बनाया। कर्नल जैसे ही बने रिजाइन दे दिया कि छोड़ो ऐसा नौकरी। लंदन गया, लंदन में भव्य स्वागत हुआ, अखबार वाले उनको हीरो के जैसा प्रस्तुत किए, इनाम प्राइज दिए। और ये जो गोली चलवाया आर डायर, दुर्भाग्य देखो इतने निर्दोष भारतीय की हत्या किया। भारतीय हंटर कमीशन पर उंगली उठाए, कह रहे हो कि वहां गोली चला रहे थे सभा, मरने वाले में 6 महीना का लड़का है, ये कौन बंदूक लेके गया हो, इतनी महिलाएं हैं, ये सब कौन कौन हथियार लेके गए हो। हम लोग चिल्लाते रहे, इन लोग कहे कि अंग्रेज निर्दोष। अब इधर आर डायर को पनिशमेंट दिया गया, ओ डायर को कुछ किया नहीं, ओ डायर को कंप्लीट निकल गया। अब आर डायर को डिमोशन दिया गया दिखाने के लिए, उसने नौकरी रिजाइन दे दिया, लंदन चले। लंदन में उसको तरह तरह की उपाधि मिला कि आप एकदम हीरो हैं, ये है। बहुत दुर्भाग्य देखिए, इतने भारतीयों की बददुआ लगी आर डायर, और आर डायर को कुछ ही वर्षों के बाद लकवा मार दी। सोचिए अभी जवान था, फिर भी चिंता में उसको लकवा मार दिया। अब वो भी चिंता डिप्रेशन में रहा कि नौकरी छूट गया, इतना को मार दिया, बैठ के विचार दिमाग में आया और लकवा होकर के बड़ा बेरहम मौत उसको ईश्वर ने दी। तो आर डायर को किसी ने मारा नहीं है,
आर डायर की स्वाभाविक मृत्यु एक कष्टकारी मृत्यु रोग के कारण लंदन में हो। तो जिसने गोली चलवाया उसकी एक स्वाभाविक मृत्यु है, ये बात ध्यान रखना। अब एक व्यक्ति है उधम सिंह, वो एक पंजाबी है, पिता उनके बचपन में ही गुजर गए, माता भी गुजर गए, अनाथालय में पढ़े, अनाथालय में बढ़े। उनके दो भाई दोनों अनाथालय में थे, दोनों भाई बड़ा प्यार से रहते थे। बड़े भाई की भी तबीयत खराब हो गई, वो भी मर गए, अभी अकेले। उधम सिंह सोच रहा है कि हम सिखों की हत्या करने वाला आर डायर तो मर गया, वो डायर हेड था, इसको हम मारेंगे और हमारे जितने भाई बहनों का ये जो मर्डर किया है इसको मार के हम बदला लेंगे। गोली चलाने का आदेश भले नहीं दिया लेकिन भेजा तो अधिकारी वही था। इसीलिए उधम सिंह फौर में है वो डायर मारने के लिए, और वो डायर को मारने के लिए भारत में बहुत प्रयास किए, लेकिन भारत में उसकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, क्योंकि वो देखा कि जलियांवाला से संबंधित है, इस पर हमला हो सकता है, सिक्योरिटी टाइट। उधम सिंह देखा कि रिस्क नहीं लेना, ऐसा ना हो कि गोली छोड़े हम मिस कर जाए, तो मिस करेगा तो हमको पकड़ लेगा, फिर जिंदा रह जाएगा, हमको फिर सजा दे देगा। तो इसीलिए वो चुपचाप वेट एंड वॉच। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जनरल ओ डायर इंडिया से रिटायर हो गए, काफी वर्ष हो, और ओ डायर आराम से लंदन चले। अब रिटायर के बाद लंदन गए, उधम सिंह की भी जो घर थी पुश्तैनी बेच के पैसा जुटाए, ये भी लंदन चले। धुन क्या होता है उधम सिंह से देखिए। उधम सिंह को विश्वास था हिंदू धर्म पर कि मुस्लिम पर कि सिख पर, तीनों पर। ये कहते थे तीन का एकदम गुट होना चाहिए, किसका किसका, हिंदू मुस्लिम और सिख। और उनके नामों में देख सकते हो उधम सिंह का। तो अभी आप देखें ये आर डायर जो देख रहे हो रेजिनोल्ड डायर, ये आपको नौकरी से डिमोशन करके निकाल दिया गया। 27 में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? लकवा मारने से। घटना किया कब? 19 में। और सोचो 8 साल बाद 27 में एक कुत्ते की मौत मरा खुद से। बस लकवा मारने के बाद कष्टकारी मौत इसको ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने दंड दिया, इसको मरा। ओ डायर की कहानी सुनिए। ये अब इधर आर डायर जब गया था तो अखबार वाले कहे कि वाह, मॉर्निंग पोस्ट एक पेपर है, 30,000 पाउंड इसको इनाम दिए, तुम्हारे जैसा बहादुर नहीं देखे। अखबार में इसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक लिख करके हेडिंग छापा। आर डायर को कहा कि आए हैं ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक। उतना लोग 1000 आदमी हथियार लेके, ऐसे हीरो नहीं बना, ये दिखा रहा है कि 1000 आदमी हथियार लेके आए, हम लोग 10 आदमी, और हम लोग पर गोली फायर किया, हम लोग 10 आदमी मिलकर 1000 के मारे। तो इनको कहा कि आप तो महान काम की, ब्रिटिश साम्राज्य के आप रक्षक हैं। इसको लॉर्ड हाउस ने कहा ब्रिटिश साम्राज्य के आप शेर हैं। सरकार ने कहा कि आप तो हमारे मान की तलवार है। इतना वैरायटी की उपाधि किसको मिला है? आर डायर को। सब उपाधि बेकार है, भगवान कह के आइए आपको हम देते हैं नाम लकवा। इनको लकवा दे दी, उठना बैठना चलना बंद, पार लग। अब मेन कहानी किनकी है? ओ डायर की। ओ डायर अब सोचो 1919 में घटना है और 1940 में लंदन गए, तो कितना साल हो गया? 21 साल। अब सोच लीजिए 21 साल बाद कोई सोच भी सकता है कि मेरा दुश्मन रहेगा? एकदम रिलैक्स है, और रिलैक्स में लंदन में सब जगह भाग ले रहा है। और लंदन में भाग लेने के लिए ओ डायर कॉकस्टन हॉल में गया, सिक्योरिटी टाइट थी, सभी की वस्तुएं जांच हो रही। और इधर से उधम सिंह वो देखे कि इसको इसी हॉल में मारेंगे, आगे बैठेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक मोटी किताब खरीद और मोटी किताब में अपना पिस्तौल ऊपर रख के उसके नापी से कटिंग किए और इतना छेद किए कि पिस्तौल उसमें फिट बैठ, कूट वही रहे। कूट को उठाए, अब पेज में कटिंग किए, अंदर पिस्तौल फिट, कूट इधर, किताब हाथ। और अब इस उपाय से वो भी इस हॉल में पहुंच गए। हॉल में पहुंचे, सिक्योरिटी वाले जांच किए ये क्या है, तो किताब रखिए। किताब रखा गया, आपका बॉडी जांच, हाँ ठीक है, लेके जाइए। किताब लेके चले गए। किताब में अंदर में कोई सोचा भी नहीं था कि पेज जो बाहर दिख रहा है उसके अंदर पिस्तौल कटिंग में पिस्तौल बैठा हुआ। अब इतना उधम सिंह दिमाग लगाए और अंदर लेते गए। उसको भी सिंपल सोचा कि किताब, उस समय मेटल डिटेक्टर वगैरह वैसा नहीं था। अब ये किताब लेके सबसे आगे सीट पर बैठे और वहीं जैसे ही ओ डायर भाषण देने आया, ये वही पिस्तौल निकाल के 2 गोली सीने में लगाया कि तुम्हारे लिए लंदन आए हैं हम। और इसीलिए इसको ओ डायर को मारने के बाद हॉल में भगदड़ मच गई, लेकिन उधम सिंह भागे नहीं। कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य बस यही था, पूरा हो गया, अब हमको मृत्युदंड दे दो, हम तो खुद ही मरना चाह रहे, भागना क्या। लंदन मारने के बाद उसी सभा में रहे, उनको पकड़ा गया और यही उधम सिंह को फांसी दिया गया 31 जुलाई 1940 को। कौन सा? हाँ, पेंटन विलेज जेल में फांसी है लंदन में। और उधम सिंह, ये पूछा गया बीपीएससी में है, हत्या किए थे ओ डायर को कि आर डायर? गोली चलाने का आदेश कौन दिया? ओ डायर की आर डायर? आर डायर। गोली, ओ डायर करता रहे, गोली चलाने का आदेश आर डायर, उधम सिंह मारे ओ डायर। ये दोनों तो क्लियर है सबका। अब यही हम लोग ध्यान दीजिए, उधम सिंह का बचपन में नाम था शेर सिंह, और बाद में जब वो अनाथालय में रहे तो अनाथालय में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, तो ये अपना नाम स्वयं रखे कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। राम मोहम्मद सिंह। इनसे कोई पूछता था क्या नाम है जी, तो राम मोहम्मद सिंह। राम मोहम्मद, मोहम्मद से मुस्लिम, राम से हिंदू और सिंह पंजाबी लगाते थे, तो ये कहते थे कि राम मोहम्मद सिंह है, मतलब तीनों समझो, हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों हम लोग एक। तो ये देखो उधम सिंह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सुना। अब यहां से महत्वपूर्ण चीज आएगा खिलाफत और असहयोग। पहले इतना दूर फटाफट हम लोग करें। अब इस समय भार उतना नहीं लग रहा जी, पिछल का दुख भरा दिन गया, अब तो केवल कहानी है, अब तो केवल बढ़िया से समझना है तुमको। चलिए नीचे लिख दीजिए, भारत में महात्मा गांधी, नीचे डैश तक लिखते हैं, महात्मा गांधी का भारत में पहला आश्रम, महात्मा गांधी का भारत में पहला आश्रम, पहला आश्रम साबरमती आश्रम था। पहला आश्रम साबरमती आश्रम था। नीचे लिख दीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ब्रैकेट में लिख दो, मृत्यु 19 फरवरी 1915। गांधी जी जनवरी में आए, फरवरी में इनकी डेथ हो गई। मृत्यु 19 फरवरी 1915। गांधी जी का मार देंगे। नीचे लिख दो, नीचे लिख दीजिए छोटा सा हेडिंग, महात्मा गांधी के सत्याग्रह। छोटा सा हेडिंग, महात्मा गांधी के सत्याग्रह, महात्मा गांधी के सत्याग्रह। पहला नंबर लिख दीजिए चंपारण सत्याग्रह। पहला नंबर चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। नीचे डैश देखिए, भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह, भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह। नीचे डैश देखिए, किसानों के लिए, किसानों के लिए कौमा 3 कठिया पद्धति समाप्त करने के लिए सत्याग्रह। बाकी 3 कठिया सब आप पढ़ चुके हो। किसानों के लिए कौमा 3 कठिया पद्धति समाप्त करने के लिए सत्याग्रह, 3 कठिया पद्धति समाप्त करने के लिए सत्याग्रह। नीचे डैश लिख दीजिए, भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग, भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग, भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग।
सबने अवज्ञा का प्रयोग। बाकी सभी बात इसमें एक और लिख दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस सत्याग्रह में महात्मा की उपाधि दिया। इस सत्याग्रह में महात्मा की उपाधि गांधी को दिया। महात्मा की उपाधि गांधी को दिया। महात्मा की उपाधि गांधी को दिया। चलिए हो गया। बाकी चंपारण आप लोग पढ़ चुके हो। राजकुमार शुक्ल सबकी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे हेडिंग दो अहमदाबाद सत्याग्रह। दूसरा नंबर देखिए अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह ब्रैकेट में मजदूर आंदोलन। ये कृषक नहीं है, अहमदाबाद मजदूर है, दिमाग में सेट रखना। अहमदाबाद सत्याग्रह मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन। नीचे डैश लिख दीजिए। इस सत्याग्रह में पहली बार गांधी ने भूख हड़ताल किया। इस सत्याग्रह में पहली बार गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। भारत में जो भी चल रहा है, भारत में वहां की वहां लॉन्ग मार्च भूख हड़ताल सबने असहयोग सब किया। इस सत्याग्रह में पहली बार गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। नीचे डैश लिख दीजिए। अंबालाल साराभाई की बहन, उद्योगपति कर दो, उद्योगपति अंबालाल साराभाई। उद्योगपति अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन महात्मा गांधी के समर्थन किए। अनुसुईया बेन महात्मा गांधी के समर्थन किए। महात्मा गांधी के समर्थन किए। चलिए नीचे डैश लिख दो। मजदूर प्लेग बोनस के रूप में 50% की मांग कर रहे थे। मजदूर प्लेग बोनस के रूप में 50% की मांग कर रहे थे। 50% की मांग कर रहे थे। और फैक्ट्री मालिक 20% पर तैयार हुए। 20% पर तैयार हुए, परंतु गांधी ने 35% पर समझौता कराया। गांधी ने 35% पर समझौता कराया। चलिए नीचे हेडिंग दो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहां है? गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह ब्रैकेट में कृषक आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन। नीचे डैश लिख दीजिए। 22 मार्च 1918 कॉमा लिख दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के साथ 22 मार्च 1918 डेट हो गया, किस डेट को हुआ, कॉमा सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के साथ, वो लास्ट डेट है, किस दिन इस डेट को पूरा हो गया। नीचे डैश लिख दीजिए। डैश लिख डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखो खेड़ा सत्याग्रह में पहली बार गांधी ने असहयोग का प्रयोग किया। खेड़ा सत्याग्रह में पहली बार गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया। पहली बार गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया। असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए रोलेक्ट एक्ट। नीचे हेडिंग दे रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट। नीचे हाँ, रोलेक्ट एक्ट सिडनी रोलेक्ट के ही नाम से है, रोलेक्ट एक्ट ही इसका नाम है। और इसमें केवल हम लोग काला कानून इसको कहे, किस लिए आपको ध्यान रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं करने के लिए। क्यों लाया गया एक्ट? भारत में उग्रवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए। नीचे डैश लिख दो। नीचे डैश लिख दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में उग्रवादी घटनाओं को कम करने के लिए सिडनी रोलेक्ट के अधीन बोलो क्या किया गया? एक गठन किया गया। किसका? कमिटी बनाया गया। इसी के रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं, इन्हीं के नाम से क्या, रोलेक्ट एक्ट। लिख दीजिए सिडनी रोलेक्ट के अधीन कमिटी बनाया गया। सिडनी रोलेक्ट कौन थे? जज। कमिटी बनाया गया। नीचे अस्तार लगा के लिख दो। 17 मार्च 1919 को जारी इनकी रिपोर्ट रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। जारी इनकी रिपोर्ट रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। नीचे डैश देखिए। इस एक्ट में भारतीयों के बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का हनन किया गया। इस एक्ट में भारतीयों के बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का हनन किया गया। भारतीयों के बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का हनन किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का हनन किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का हनन किया गया। ब्रैकेट में कर दो। न अपील, न वकील, न दलील। न अपील, न वकील, न दलील। माने हाँ, सब लोग सपोर्ट में। न अपील, न वकील, न दलील। बोले गांधी जी तो जा रहे थे, सब पकड़ लिया उनको, नहीं तो जलियांवाला बाग में भी शहीद में गिनती रहा। नीचे डैश लिख दीजिए। नीचे डैश देखिए। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल इसके खिलाफ हुए। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल इसके खिलाफ हुए। देशव्यापी हड़ताल इसके खिलाफ हुए। चलिए नीचे हेडिंग दे दो जालियांवाला बाग हत्याकांड। नीचे हेडिंग दे दीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नीचे लिख दीजिए। नीचे लिखें डैश देखिए। पंजाब गवर्नर
जनरल ओ डायर थे। पंजाब गवर्नर जनरल ओ डायर थे। जनरल ओ डायर थे। नीचे डैश लिखो। पंजाब के दो प्रमुख नेता, पंजाब के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सतपाल, दो प्रमुख नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर वहां सैनिक शासन लगाए गए, वहां सैनिक शासन लगाए गए। नीचे डैश लिख दीजिए। बैसाखी पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी पूर्णिमा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग ब्रैकेट में अमृतसर, जालियांवाला बाग कहां है? अमृतसर में। अमृतसर में सेना नायक ब्रिगेडियर, में सेना नायक ब्रिगेडियर, सेना नायक ब्रिगेडियर रेजिनोल्ड डायर ने, रेजिनोल्ड डायर ब्रैकेट में आर जनरल ओ डायर, आर डायर, रेजिनोल्ड डायर ब्रैकेट में जनरल आर डायर, रेजिनोल्ड डायर ब्रैकेट में आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, ने गोली चलाने का आदेश दिया, गोली चलाने का आदेश दिया। नीचे डैश देखिए। इसमें 1000 निर्दोष भारतीयों की हत्या हुई, 1000 निर्दोष भारतीयों की हत्या हुई, 1000 निर्दोष भारतीयों की हत्या हुई। अंग्रेजी रिपोर्ट, अंग्रेजी रिपोर्ट रेवन रिपोर्ट था, अंग्रेजी रिपोर्ट रेवन रिपोर्ट था, रेवन रिपोर्ट था जिसमें 379 की हत्या दर्शाई गई, जिसमें 379 की संख्या दर्शाई गई, 379 की संख्या दर्शाई गई। नीचे डैश देखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड थे तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिख दीजिए। लिखें महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को, जालियांवाला बाग हत्याकांड को, जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंग्रेजों का हिमालय से बड़ा गलती बताया, अंग्रेजों का हिमालय से बड़ा गलती बताया, अंग्रेजों का हिमालय से बड़ा गलती बताया। नीचे डैश लिख दीजिए। इस हत्याकांड के विरोध में, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया, अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। हाँ, जो भी व्यक्ति देखो अंग्रेज कई लोगों को खुश करते थे उपाधि देके, कोई राजा, कोई नाइटहुड, नाइटहुड का मतलब क्या होता है? बोलो, ये सर की उपाधि है, नाइटहुड माने सर की उपाधि, उसी नाइटहुड को ब्रैकेट में सर कर सकते हो, या आपको कोई सर कहेगा, कैसे डॉक्टर, तो पहले सर कहना, नाइटहुड कहना, ये सब उपाधि दिए जाते थे, तो इस सर की उपाधि को ही नाइटहुड उपाधि कहते हैं। गांधी को क्या मिला था उपाधि? कैसे हिंद, लेकिन गांधी अभी नहीं त्यागे, ध्यान रखना, गांधी असहयोग में त्यागे। गांधी को एक पदक मिला है, जुल्लू पदक, तो जुल्लू क्या है, उस पदक को सब चर्चा वहां करेंगे, तो सब गांधी त्याग करेंगे, असहयोग। नीचे एक लाइन और लिख दीजिए, लिखिए इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य से, इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी से, वायसराय के कार्यकारिणी से शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया, वायसराय के कार्यकारिणी से शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया, शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया। भारत का ही चल रहा है, जो भी है भारत का चल रहा है। शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया, शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया। 1858 के बाद जो भी वायसराय सिर्फ भारत का, बाकी कहीं का अलग से मद्रास बंगाल का नहीं कोई बनेगा। हाँ, चेम्सफोर्ड है तो उसका सलाहकार है शंकरन नायर, उसकी कमेटी बनी है, उसमें भारतीय सदस्य है, रिजाइन दे दिया कि तुमको सलाह नहीं दे। आई बात समझ ना? हाँ, नीचे लिख दीजिए हेडिंग हंटर कमेटी, नहीं समझ बात रे? हंटर कमेटी, हंटर कमेटी। चलो बोलो, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कमेटी बनाया उसके अध्यक्ष कौन? मदन मोहन मालवीय। अंग्रेजों ने जो कमेटी बनाया उसमें लॉर्ड हंटर, सदस्य कितने थे? 8, 5 अंग्रेज, 3 भारतीय। भारतीय कौन कौन? चिमन लाल, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। भारतीय का नाम याद रखना, अंग्रेज का जरूरत नहीं है। नीचे डैश लिख दीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया। नीचे डैश लिख दीजिए। अंग्रेजों ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, अंग्रेजों ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया, जिसमें कुल 8 सदस्य थे, जिसमें कुल 8 सदस्य थे,
8 सदस्य थे, ब्रैकेट में 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय, 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय, 3 भारतीय। नीचे लिख दो भारतीय सदस्य डैश, भारतीय सदस्य डैश। देखिए चिमनलाल, चिमनलाल सुल्तान अहमद, चिमनलाल सुल्तान अहमद जगत नारायण, चिमनलाल सुल्तान अहमद जगत नारायण, जगत नारायण। नीचे डैश तक लिख दीजिए। हंटर कमेटी ने, हंटर कमेटी ने अपने जांच में, अपने जांच में जनरल डायर को निर्दोष सिद्ध किया। और दोनों जिम्मेवार है ना, आ रहा वो दोनों जिम्मेवार है, गोली भी तो उसके समय चला है, दोनों को निर्दोष सिद्ध किया। हंटर कमेटी ने अपने जांच में जनरल डायर को निर्दोष सिद्ध किया। कौन डायर को? ओ और दोनों को, दोनों के समय घटना चली है, दोनों को निर्दोष करार देता है। तो नीचे अब हेडिंग दे दीजिए जनरल आर डायर, ब्रैकेट में रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर। नीचे लिख दीजिए जनरल आर डायर, रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर, जनरल आर डायर, रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर। नीचे डैश तक लिख दीजिए 1919 में नौकरी से इस्तीफा दिया, 1919 में नौकरी से इस्तीफा दिया। लंदन में लकवाग्रस्त होकर, लंदन में लकवाग्रस्त होकर 1927 में मृत्यु हुई, लकवाग्रस्त होकर 1927 में मरा, लकवाग्रस्त होकर 1927 में मरा। तो क्या इसको कोई मारा? हाँ मारा, भगवान ने मारा है ना। नीचे डैश तक लिख दो ब्रिटिश अखबार, ब्रिटिश अखबार मॉर्निंग पोस्ट, ब्रिटिश अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने 30,000 पाउंड का इनाम दिया, मॉर्निंग पोस्ट ने इसे 30,000 पाउंड का इनाम दिया, मॉर्निंग पोस्ट, ब्रिटिश अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने इसे 30,000 पाउंड का इनाम दिया। नीचे डैश तक लिख दीजिए 30,000 पाउंड का इनाम दिया। और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा, और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा, और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। नीचे लिख दीजिए लॉर्ड हाउस, लॉर्ड हाउस वहां की संसद जो है, लॉर्ड हाउस इसे ब्रिटिश साम्राज्य के सिर कहे, लॉर्ड हाउस इसे ब्रिटिश साम्राज्य के सिर कहे। क्यों सिर कहे? समझ रहा है ना, एक कहानी बनाया था कि पूरे हाँ मान की तलवार इनको ओ डायर को कहा, ब्रिटिश सरकार का, साम्राज्य का सिर का। अब मान की तलवार जो है ओ डायर के लिए यूज हुआ है। तो नीचे अब हेडिंग दे दो जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर। बोलो गोली चलाने का आदेश कौन दिया? आर डायर। उसमें लिखना होगा डिक्लाइन कर देना, गोली चलाने का आदेश जलियांवाला बाग में हत्याकांड में यही दिया था, उसमें कर सकते थे। चलिए जनरल ओ डायर, क्या ओ डायर गोली चलाने का आदेश दिया? नहीं, पंजाब का गवर्नर है। तो लिख दीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर, कॉमा इसने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, पंजाब का गवर्नर, कॉमा इसने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। नीचे लिख दीजिए 1940 में लंदन के, 1940 में लंदन के कॉक्सटन हॉल में, कॉक्सटन हॉल में, लंदन के कॉक्सटन हॉल में उधम सिंह, कॉक्सटन हॉल में उधम सिंह, उधम सिंह ने हत्या किया, उधम सिंह ने हत्या किया। हत्या का डिजाइन समझ रहे हो, किताब का कितना अच्छा यूज कर लिया उधम सिंह ने। नीचे डैश तक लिख दीजिए 31 जुलाई 1940 को, 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विले जेल में, पेंटन विले जेल में, पेंटन विले जेल में उधम सिंह को फांसी दी गई, उधम सिंह को फांसी दी गई, उधम सिंह को फांसी दी गई। नीचे लिख दीजिए जैसे उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था, उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था, बचपन का नाम शेर सिंह था। इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद भी रखा, इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद भी रखा, राम मोहम्मद सिंह आजाद भी रखा। नीचे डैश देखिए ब्रिटिश सरकार इन्हें मान की तलवार कहे, ब्रिटिश सरकार इन्हें, सॉरी ओडायर में, ओडायर नहीं चल रहा ना, चलो ठीक है, नहीं उधम इसमें कर देगा ब्रिटिश सरकार ने जनरल ओडायर को मान की तलवार कहा, नाम नहीं लिखोगे तो उधम सिंह पर चला जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने जनरल ओडायर को मान की तलवार कहा, मान की तलवार में इनको कहा कि हमारा जो मान प्रतिष्ठा है ना उसको धार से अपना रखे रहे, उसको नहीं आर डायर में, नहीं आर डायर में समाज का शेर। चलिए अब इसमें सुन लें, अब यहां से शुरू होता है आंदोलन का क्रम, खिलाफत, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो भारत आजाद होगा। और सुन लो कल भारत आजाद करके रखेंगे, समझ लीजिए, कल थोड़ा लंबा चलेगा और कल भारत को आजादी दिलाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात समझ लें, ध्यान दो। अब तो धीरे धीरे तुम लोग को भी 3 घंटा लग भी नहीं रहा होगा कि 3 घंटा होगा, शुरुआत में 2-4 दिन लगा है, छटपट किया गया, अब गैप, अब तो तुम लोग को 3 घंटा का नॉन स्टॉप आदत हो गया, तो देख रहा है कि मैक्सिमम बच्चे रिलैक्स में। तो सुन लीजिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट कर दिए, आराम आराम से, और इसी आराम में खत्म भी करेंगे, टाइम भी आराम से लिया जाएगा। कल सुन लीजिए, कल केमिस्ट्री नहीं रखेंगे, कल हम कोशिश करेंगे, कल चूंकि क्लास कम से कम भी जाएगा तो भारत आजाद कराने में 4-4.5 घंटा लगेगा, बात समझ लीजिए। तो कल खा पी के बढ़िया से आ जाओगे, कल 2 बजे से 7 बजे तक, कल लोगों को फर्स्ट ईयर नहीं, तुम लोग का जो बैच है नया 69 उसको नहीं रखेंगे, 2 से 7, 7:30 भी हो सकता है हमारा क्लास, इसके पहले केमिस्ट्री लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 7, 7:30 तक कल हमारे क्लास में मॉडर्न में भारत आजाद कर देंगे, उसके बाद मॉडर्न को गवर्नर जनरल वाइसराय परसू करके रोक देंगे, और तब हम लोग घिसते निकलते चले जाएंगे किधर, भूगोल पर, फिर यही टाइम भूगोल में मन मरते लोग निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो कल सोचिए एक ही विषय सही है ना, कल भारत स्वतंत्र करा ही देते हैं। चलिए तो कल इंपॉर्टेंट आंदोलन से बिहार से रिलेटेड करके चलेंगे, तो कल 2 से 7 एकदम 5 घंटे 5.5 घंटे हमारे साथ रहोगे सब, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक। हाँ बोलिए, क्या रे डेली क्लास है, छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, 26 रहे 25 रहे, तुम लोग का सरस्वती पूजा यही है कि बैठ के खूब पढ़ लो, सरस्वती पूजा का हिस्सा हो गया, समझ रहा ना, कुछ नहीं है। सरस्वती पूजा के दिन अरे गवर्नर जनरल वाइसराय पूरा खत्म करेंगे, समझ रहा ना, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा।